इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। पिछले सबक में हमने जो बातें मालूम की और जो बातें पढ़ी वो घर जन्नत कैसे बने के ताल्लुक से थी। इस मरतबा जो हमारा ये सबक है वो घरेलू झगड़ों से नजात। उसमें आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको नोट भी करते जाएं और बहुत ध्यान से सुने। खास करके बच्चियों के ताल्लुक से ये टॉपिक बहुत अहम है, लेकिन उसमें मर्द का भी अपना एक रोल है और वो है ससुराल के झगड़े। हर कोई बच्ची जब निकाह करके अपने शौहर के घर जाती है तो आम मतन यहाँ हमारे हिंदुस्तान और हिंदू पाक का जो मामूल है वो ये है कि शुरू में जॉइंट फैमिली से ही साबका पड़ता है। तो हर कोई बच्ची जो अपने ससुराल में जाने वाली होती है उसको यही फिक्र होती है कि पता नहीं मेरा घर वहाँ कैसा होगा। मुसलमान माशरे में हर फर्द को उल्फत और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारनी होती है और हुस्न अखलाक के ज़रिए, इसाल के ज़रिए एक दूसरे के हालात को, दर्द को महसूस करने के साथ हर बंदे को खुशियाँ पहुँचानी होती है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि हर घर के अंदर कहीं न कहीं झगड़ा, फसाद है। तो ये एक ऐसा पेचीदा उन्वान है कि कहाँ से इसकी इब्तिदा की जाए, कहाँ से रस्सी को पकड़ा जाए, बहुत मुश्किल है। ये सास, बहू और ननद के जो झगड़े होते हैं और घर के अंदर ससुराल के जो झगड़े होते हैं, उसको कहाँ से छेड़ा जाए। अगर सास को पकड़ के टटोलते हैं तो वो भी हर तरह से सही समझ में आती है कि नहीं, इसकी हर बात सही है। बहू को टटोलते हैं तो बहू की भी हर बात सही समझ में आती है और ननद को अगर टटोलते हैं तो उसकी भी हर बात सही समझ में आती है। तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि टेंशन कहाँ से आ रहा है इस घर के अंदर, इस घर के माहौल को किसकी नजर लगी है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। तो आज के इस उन्वान के अंदर हम कोशिश करेंगे समझने की कि फॉल्ट कहाँ होता है, कहाँ गड़बड़ होती है, इसको कैसे हल किया जाए, कैसे समझा जाए और फिर हमारे इस नई ज़िंदगी के अंदर हमें आने वाले दौर से कैसे हमें निमटना है, कैसे डील करना है। कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक हमें समझना आसान फरमाए और मुझे भी सही तरीके से समझाने की तौफीक अता फरमाए, इखलास व लिल्लाह अता फरमाए और मेरी बातों में कोई शर हो तो उससे आपकी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अअमल व शर्रि मा लम अअमल। ए अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ मेरे अपने बुरे करतूतों की शर से और उससे भी पनाह चाहता हूँ जो मैंने काम नहीं किए। अब सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक कहावत मशहूर है, बच्ची पराया धन है। लड़की जो होती है वो पराया धन मानी जाती है। क्या मतलब? लड़की को बचपन से ही ये ज़हन में डालना चाहिए और ये सोच रखनी चाहिए कि मेरा असली घर जो है वो ससुराल है। बेटी हमेशा पराए घर की अमानत होती है। माँ बाप वो उसे पालते हैं लेकिन आखिर वो दूसरे घर ही तो जाना है ना उसको। जो उसकी उम्र अल्लाह पाक जब पूरी फरमा देंगे, 17 16 18 साल की जब उम्र हो जाती है तो आमतन इस उम्र में बच्ची को शादी करवाई जाती है, तो उसको अपने घर ही जाना है। तो ये बात जहन में शुरू से डालनी होती है कि अपना अपना घर होता है, चाहे वो घोंसला कच्चा हो या पक्का हो। अपना घर होता है। जब बच्ची के दिल में शुरू से ही ये नियत पैदा हो जाती है कि मुझे अपने घर में ही असल बसना है और ये नेचुरल है। आपके घर के अंदर भी जब आपकी भाइयों की शादी हो जाएगी और उनकी बहुएं जब यहाँ आएगी
तो आपको खुद को महसूस होगा कि हमें भी एक दिन किसी के यहाँ अपना घर बार छोड़ के जाना है, हमेशा हमेशा के लिए, यानी उसके हमेशा हमेशा के हम दुल्हन बन जाएंगे। तो ये हर बच्ची के जहन में होता है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो इसको बच्ची के जहन में डालते रहे कि अब जब ये बच्ची अपना घर बार छोड़ के इतनी कुर्बानी करके आई है, माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, मैके में जहाँ रहती है वहाँ की अपनी सहेलियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, और अब उसने कुर्बानी की, अपने सारे ख्वाहिशात की। तो अब अपने अपने खाविन के खातिर वो जब यहाँ आई है, तो उसकी कुर्बानी भी आखिर को वैल्यू रखती है ना, कोई कदर रखती है। तो अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखें, जब ये बच्ची अपने निकाह करके अपने शौहर के घर आती है, तो हर कोई अगर इसका एहसास पैदा करे तो इंशाल्लाह घरों में झगड़े नहीं होंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास। अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो फिर कोई मसला ही नहीं है। आमतौर पर जब किसी बच्चे की शादी होती है तो अपने माँ बाप के घर रहती है, तो बच्ची को एक आबाद घर में आना होता है, यानी जॉइंट फैमिली में जिसको कहते हैं। जब वो बच्ची शादी करके अपने ससुराल में आती है तो आम मतलब वो जॉइंट फैमिली होती है, और उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन यहाँ आकर उसका एडजस्टमेंट का मसला होता है। मसला क्या गड़बड़ करता है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ के सेटलमेंट में थोड़ा मसला होता है। अब समझिए, एक बच्ची शादी करके निकाह करके अपने ससुराल में आ गई। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब हमें ये सोचना है कि ये झगड़ों की बुनियादी वजूहात क्या होती है, ताकि उन वजूहात को खत्म करके हम घर के माहौल को खुशगवार बना सकें। तो आज अब यहाँ से शुरू होता है। अब घर में जो सबसे बड़ा फर्द होता है, मस्तूरात और औरतों के एतबार से कह रहा हूँ, मर्दों में नहीं, सबसे बड़ा फर्द होता है जिसको घर में हमेशा रहना है, वो है सास। कहते हैं सांस जो होती है वो सांस नहीं लेने देती। तो अगर आप कुछ चीजों को अगर मेंटेन करते हैं, शुरू से ही समझने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि वो मसले भी आपके हल हो जाएंगे। अब सबसे पहला मसला होता है सांस का। तो सबसे पहले सांस के झगड़ों की हम बुनियादी वजूहात मालूम करते हैं। तो सांस की तरफ से जो झगड़े पाए जाते हैं उसके कुछ आम मतन 5 रीजन होते हैं। आम मतन 5 रीजन होते हैं। सबसे पहला, बदगुमानी, फेवर, फियर ऑफ अननोन। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में होता है, सांस के दिल में एक खौफ होता है। जब बेटा अपनी बीवी को दुल्हन बना के घर में लाता है, तो उसके आने के साथ ही 1-2 दिन छोड़ने के बाद फिर उसको एक अजीब सा खौफ महसूस होता है सांस को, फिजिकली। चूंकि ये कच्ची रात है, नाजुक सिफत है, हर बर्थ से अपना प्रोटेक्शन चाहती है, जैसे मैंने बताया था। तो इतने साल की जो यहाँ अपने बेटे की उसने निगरानी की, बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, अब बेटा उसका अपना था। बेटा एक बात पे माँ की बात एक सुन के फौरन खड़ा हो जाता था, सारी बातें मानता था। तो अब ये अनजाना सा खौफ उसके दिल में आता है। वो खौफ क्या होता है कि कहीं ये आने वाली लड़की मेरे बेटे के दिल पे कब्जा न कर ले। अरे भाई, जब वो बीवी बना के लाया है तो जाहिर सी बात है कब्जा तो करेगी उसके दिल पे। तो ये सास को, यानी बेटे की माँ को, ये अनजाना सा खौफ होता है कि ये आने वाली जो लड़की है वो मेरे बेटे के दिल पे कब्जा न कर ले, कहीं उसको लेकर दूर न चली जाए। लिहाजा जब जब देखती है कि इन दोनों के आपस में मोहब्बत के साथ मेल मिलाप हो रहा है, मोहब्बत से मिल रहे, बातें कर रहे हैं, तो तब तब वो ऐसा कुछ मामला छोड़ देती है जिसमें से कि जैसे कोई शौहर को अपनी बहू की शिकायतें लगाना शुरू कर दिया, आपकी बीवी तो ये करती है, वो करती है। तो तो अगर लड़के, अब इसको ये जहन में ये डर होता है कि अगर लड़के ने मेरे बेटे के दिल पे कब्जा कर लिया, तो जिस तरह दूध में से कोई मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, इस तरह ये अपनी जिंदगी से मुझे बाहर निकाल देंगे। तो ये खौफ होता है माँ को, बेटे की माँ को, यानी सास को। तो इसकी वजह से भी बदगुमानियां होती है। लिहाजा वो तरह तरह की बातें बनाती है, तरह तरह के इस तरह के साजिशें से रचती है, अपने बेटे के जहन को क्या कहते हैं वॉश करती है, और इस तरह की बातें छोड़ती है। नंबर एक, बदगुमानी। सेकंड नंबर पे है हुक्मरानी। सेकंड नंबर पे है हुक्मरानी, यानी
अभी क्या होता है कि जब तक लड़की कोई घर में नहीं आई होती है, तब उसका मामला ये होता है उस वक्त सास का, कि ऑल इन ऑल, पूरे घर में सब कुछ यही होती है। घर का खाना पकाना, मर्दों का टिफिन वगैरह तैयार करना, और घर का निज़ाम संभालना, खर्च वगैरह करना, सारा उसी के हाथ में होता है। अब जब बहू आती है तो सास की हुकूमत के अंदर किसी की दखल अंदाजी उसको महसूस होती है, वो बर्दाश्त नहीं करती। लिहाजा उसकी कोशिश क्या होती है कि आने वाली जो लड़की हो ना, वो मेरी बांदी बन के रहे। उसको पेशाब करने जाना हो तो भी मुझे पूछे, खाना खाना हो तो भी मुझे पूछे। अब खाविंद की बजाय वो क्या करे, मेरे इशारों पे नाचे। ये हर सांस का एक नजरिया होता है कि आने वाली लड़की जो मेरे हाथ के नीचे रहे, मैं उसकी ऑनर, वो मेरे नीचे। यहाँ तक के शरीयत एतबार से अगर देखा जाए, तो अगर बीवी को कहीं जाना है तो उसको इजाजत अगर लेनी है तो वो शोहर से लेनी चाहिए। लेकिन हमारा मामला, मुआशरे का मामला इतना उलट हो गया है कि बजाय शोहर के वो अपनी सास को पूछती है, मैं वहां के घर में जाना कभी जा सकती हूँ? सास बोले हाँ जाओ, तो जा सकती है। अब बेटा यहाँ लाख बोले तो माँ क्या बोलेगी कि अब मुंह में चढ़ा बीवी को, वो आपको ये कर देगी, वो कर देगी, पता नहीं क्या क्या। तो बाज घरों में हमने तो यहाँ तक सुना कि हुकूमत इतनी मजबूत होती है कि बहू को कोई चीज खानी हो या पीनी हो, या फ्रिज का दरवाजा खोलने से पहले कुछ पहले उसको इजाजत लेनी पड़ती है मेंबर ऑफ हाउस का, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस। तो ये घर की जो रानी होती है ना, जो बहू की शक्ल में जो बनी होती है, उसको पूछना पड़ता है कि जरा फ्रिज में से कुछ चीज लेनी है। हत्ता कि अगर उसका छोटा सा लाल है, उसके गोद में बेटा, छोटा बेटा है, उसका दूध पिलाना हो तो भी सास को पूछना पड़ता है कि इसका दूध कितना गर्म करूँ, कितना नहीं करूँ। यहाँ तक कि अगर पकड़ और वॉच रहती है, तो जाहिर सी बात है कि अब झगड़े नहीं होंगे तो और क्या होगा। ये बीवी अपने शौहर को बोलेगी आप हमारे लिए कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और माँ हमको एक चीज खाने नहीं देती, एक चीज लेने नहीं देती। वहाँ डब्बे में वेफर्स रखा हुआ है, वहाँ डब्बे में बिस्किट रखे हुए हैं, वहाँ डब्बे में टोस्ट और पापे रखे हुए हैं, लेकिन वो चीज लेनी हो तो हमें पूछना पड़ता है। तो फिर मैं अपने घर में से यहाँ क्यों आई? मैं अपने बाप के घर में कभी कोई चीज पूछी नहीं। तो ये सब चीजें होती है। अब बीवी अपने खाविन के लिए तो हर कुर्बानी बर्दाश्त कर लेती है। देखो, बीवी के लिए शौहर उसका सब कुछ है, उसका हाकिम कहो, उसका आका कहो, सब कुछ है, क्योंकि वो मोहब्बत भी तो देता है ना, उसके जज्बात को समझता है। लेकिन बेजा दूसरे बंदे की एक पर्सनल लाइफ, जाती जिंदगी में इतना दखल अंदाज होना, ये उसको भी बुरा लगता है कि मैं अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, न कि सास के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब सास इस तरह का बिहेव उसके साथ करेगी और इस तरह का मामला करेगी, तो वो क्या कहेगी, मैं शौहर के लिए सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई दूसरी ने दखल अंदाजी करेगी, तो जाहिर सी बात है उससे झगड़े पैदा होंगे। तो ये दूसरी वजह होती है हुक्मरानी। पहली वजह होती है बदगुमानी, सास की तरफ से बदगुमानी होती है। वो सोच, अपने जहन में ये सोच लेती है कि मेरे बेटे को वरगला देगी, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता। नंबर दो पे होता है हुक्मरानी, क्योंकि बहू से आने से पहले पहले सारा करना धरता सब यही थी। अब उसकी हुकूमत में दखल अंदाजी हो गई, कोई और उसकी हुकूमत में आ गया। अब घर वाले इसको भी पूछते, इसको भी पूछते, तो ये बर्दाश्त नहीं करती। नंबर तीन पर बेटे की कमाई पर इस्तेहकाम। इसकी वजह ये होती है, माँ जो समझती है कि मेरा बेटा जो कमा रहा है, वो सारी की सारी कमाई किसकी, मेरी है। बहू ये समझती है कि मेरी मियाँ की कमाई है, उसमें मेरा भी हक है। बहू ये समझती है मेरा मियाँ, मेरे मियाँ की कमाई है तो मेरा भी उसमें हक है, जाहिर सी बात है। अब कोई चीज लाना हो तो अपने मियाँ जो है पूरी की पूरी कमाई वो माँ के हाथ में दे देते हैं। अब बीवी बेचारी ऐसे मुंह देख के बैठी हुई है, पूरे शाम, सुबह सुबह शाम घर धोती है, कपड़े धोती है, कुछ 2-5 रुपए उसको भी दे देते हैं। तो ये दोनों में यहाँ मिसमैच होता है। इसको लगता है कि मेरी पूरी पूरी कमाई, ये कहती है मेरा शौहर है, मेरा भी हक है, जाहिर सी बात है, दोनों अपने हिसाब से सही है। फिर जी आपस में फिर एक दूसरे से झगड़े पैदा हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी कोई खर्च करने का मामला आता है, ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज जो चौथी चीज जो है वो है बद एतमादी। सास की तरफ से कभी कभी बद एतमादी होती है। क्या मतलब, कि सास के दिल में ये डर और एक खतरा रहता है कि ये बहू हमारे घर की चीजें, कहीं पैसे, कहीं मैके में जाके अपनी माँ बेटी को न दे, अपनी सहेलियों को न दे, घर का कुछ खाने पीने का सामान वहां न पहुंचाए चुपके से। होती बहुत सारी बेचारी कि उनका घर अपना कच्चा घर होता है, मतलब कमजोर होता है हमारे एतबार से।
अब वो शौहर को अपने बहन भाइयों की बातें करती है, तो शौहर कुछ पैसे निकाल के देता है कि लो अपनी माँ को पहुंचा देना, किसी तरीके से किसी को पता न चले। तो ये तो हक है उसका पहुंचाने का, अगर पहुंचाती है भी है तो। लेकिन यहाँ सांस जो होती है ना, वो एक खास किस्म का खौफ महसूस करती है, लिहाजा तो चुनाचे उस पर शक की नजर से देखती है, जानबूझ के। और कई दफा उसमें भी तलखी भी हो जाती है, तो महंगी भी हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये है चौथी वजह, है बद एतमादी। सांस की तरफ से आमतन बद एतमादी भी होती है। और पांचवी चीज है तल्ख मिजाजी। अभी तल्ख मिजाजी क्या है? एक तो देखो, जाहिर सी बात है, जब बेटे की शादी हुई है तो माँ की उम्र उस हाल में पहुंच गई कि वो अब नाना या नानी, दादी या नानी बन सकती है, जाहिर सी बात है। तो बेटे के निकाह होगी तो उनकी उम्र तो हो चुकी होगी, तो एक बुढ़ापे का भी असर होता है, लिहाजा मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है। अब वो क्या होता है, वो अपनी जवानी की जिंदगी गुजार चुकी होती है और भूल जाती है कि आने वाली बच्ची नौजवान है। उसने अपने इब्तदाई जमाने में मियाँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना होता है। तो शादी के दिनों में जब मियाँ भी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो माँ समझती है कि ये मुझे इग्नोर करने लगा है। पहले तो आता था, मेरे पास बैठता था, पैर दबाता था, कुछ देर बातें करता था। अब वो नहीं आता है, अब तो मेरे पास कुछ देर बैठ के चला जाता है। अब जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई है, तो ये इसका तो एहसास तो होगा ना कि अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार रही है, और उसका हक भी है। पेशा के बाद किसी से बात करने की गुंजाइश नहीं रखते रसूल में, सिवाय दीन की बात और अपनी बीवी से, कि माँ का भी तस्करा नहीं है। तो ये माँ को और इस सास को ये एहसास होता है कि अब ये मुझे इग्नोर करने लगा है। चुनांचे कई मतलब ऐसा भी होता है कि सास बोलती है बेटे को कि आप जब भी आए तो मेरे पास बैठे, और उसको अपने पास इतनी देर बिठाए रखती है, इतनी देर बिठाए रखती है कि वो बेचारी बहू अंदर अकेले अकेले शौहर के इंतजार में सो जाती है। फिर कहती है अब जाओ अपने बीवी के पास। और सुबह में फिर क्या करती है, नाश्ता बनाना है, तुम जल्दी उठ के आना, तो नाश्ता बनाने के बहाने भी जल्दी जल्दी शौहर से अलग कर देती है। तो ये है तल्ख मिजाजी, और इस तरह का डर खौफ दिल में पैदा करना, सबका सब बेजा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये तो पांच असबाब हो गए आमतन जो सांस की तरफ से पाए जाते हैं। अब ये बच्ची जब किसी घर में जाती है तो सबसे पहले इसका मुकाबला होता है सांस के साथ। तो सांस के अंदर ये आमतन पांच वजूहत होती है जो सबकी सब बेबुनियाद है। बिला वजह की बदगुमानी करती है, बिला वजह की हुक्मरानी समझती है। अगर शौहर और मर्द हजार करने को पैसा ना लावे तो फिर कहाँ की हुक्मरानी। फिर नंबर तीन है बेटे की कमाई पे इस्तेहकाम। अरे भाई, जब आप खुद भी बहू बन के इस घर में आई थी तो आपके शौहर भी जब आप अपना हक समझती थी, तो आज आज जब आप सास बन गई है, तो जाहिर सी बात है वो आपका जो बेटा है उसकी कमाई पर उसकी बीवी तो ऐसे काम जमाएगी ना। कर इसमें से कौन सा करना है मेरे लिए? ये भाई
ये आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। तुमको नहीं, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नो। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। जी नहीं। अब आ रही है? अब जी जी। अब आ रही है आवाज? जी क्लियर है? जी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहाँ तक बात आपने सुनी? आपने बात कहाँ तक सुनी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैंने मेल मेल में ग्रुप में मैसेज किया है, मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएगा? जी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने कहाँ तक सुनी बात मेरी?
आपने बात कहाँ तक सुनी? ये ननन के जो झगड़े में बता रहा था वो बात सुनी आप लोगों ने? ननन के तरफ से झगड़े के जो असबाब होते हैं। जी कोई बोलता क्यों नहीं है? जी, वहां तक ही सुना। अच्छा अच्छा ठीक है, बता दीजिए करें जल्दी, कितना वक्त हमारा ज़ाया हो जाता है। तो मैं यूँ बता रहा था कि ननन के जो झगड़े होते हैं उसमें क्या होता है कि ननन जो होती है बहू के आने से पहले वो आज़ाद होती है घर के अंदर। माँ-बाप का प्यार होता है, भाइयों का प्यार होता है, तो उनसे जो गलतियाँ जो हो जाती है, कुछ मिसमैच हो जाता है, तो उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब ये बहू जब घर में आ जाती है, तो गोया कि एक जीता जाता इंसान जब घर में आ जाता है, तो ननन ये महसूस करती है कि हमारी हर बात कोई नोट कर रहा है। क्योंकि वो भी उसकी हम उम्र होती है, तो जैसे 2 बहनें होती हैं, अगर बड़ी कुछ गड़बड़ करी तो छोटी को पता होता है बाद मर्तबा। बाद मतलब छोटी कोई गड़बड़ करी तो बड़ी को, लेकिन एक-दूसरे से मिल-जुल के तू मेरी बात नहीं बताएगी, मैं तेरी बात नहीं बताऊँगी। इस तरह मामला चलते रहता है। लेकिन ये जो ननन जो बहू जो आती है, जीता जाता इंसान जो घर में आता है, तो अब उनको महसूस होता है कि अब हमारा सब नोट हो रहा है। हम किससे फ़ोन पे बात कर रही है, हमें किस-किस का फ़ोन आता है, हम किस वक़्त कैसे कपड़े पहन रही है, कहाँ जा रही है, ये उनको महसूस होता है, हर चीज़ें इनको नोट होती है, बराबर? तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब ये जो बहू जो आई है हमारे घर में, जो भाभी आई है, वो हमारी निगरान बन के आई है। एक वीडियो कैमरे हमारे ऊपर फिक्स हो चुका है। लिहाज़ा वो क्या करती है, अपने आज़ादी के अंदर उसकी एक पाबंदी समझती है वो, कि हम जो आज़ाद थे अब वो हमारी पाबंदी हो गई। चुनांचे वो कोशिश करती है किसी न किसी हीले-बहाने से अपनी भाभी के ऊपर दबाव बना के रखे, ताकि ये भाभी हमारी कोई बात लीक ना कर दे, कोई बात देखे तो उसको सह जाए और अपनी ज़ुबान बंद रखे। लिहाज़ा वो इन और हमारी कोताहियाँ किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर दे। तो क्या करती है, ननंद 3 काम करती है। कितने काम करती है? 3 काम। नंबर 1, सास को भड़काती है, यानी अपनी माँ को भड़काती है। उल्टी-सीधी बातें करके ये इस तरह की है, उस तरह की है वगैरह-वगैरह। तुमने जैसे बताया था वैसे तो नहीं है। या ये कि अगर मान लो उनकी पहली बहन कोई हो, तो उनकी जैसी तो नहीं है वगैरह-वगैरह। वो इस यहाँ-वहाँ की वो बातें, इस तरह की बातें करके सास को भड़काती है। और नंबर 2, भाई के खिलाफ उकसाती है। भाई के खिलाफ भी ये उकसाती है। मेरी आवाज़ आ रही है साफ? यास्मीन आप बताएँ मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा। आ रही है, आवाज़ आ रही है? जी अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो दूसरा काम ये करती है कि वो भाई को बीवी के खिलाफ उकसाती है कि आज आपकी क्या कहते हैं भाभी ने आज ऐसा किया, आज ये किया, वो किया, आज हमें ऐसा डाँट दिया, ऐसा बोल दिया, वगैरह-वगैरह। और और तीसरा काम करती है कि वो तरह-तरह की बातें बना-बना के अपनी खुद की भाभी को दबाती है। अब इससे क्या होता है कि लिहाज़ा वो एक साथ 3-3 काम कर रही होती है। मियाँ-बीवी के दरमियान गलत फ़हमियाँ पैदा करती है, उसको करने के लिए वो 3-3 काम करती है। ऐसी बात कह देती है कि खाविंद खामख़ा बीवी से क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। ऐसी बात कर देती है कि उससे आने वाली लड़की को भरी महफ़िल में शर्मिंदा करती है। यानी अपनी भाभी के सामने मसलन कोई रिश्तेदार वग़ैरह आए हैं, कोई इस तरह की बात हुई है, तो ये जो ननंद जो होती है शौहर की बहन, वो इस तरह की बात कर देती है कि सबके सामने उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। उसकी छोटी-छोटी बातों को बड़ा बना के पेश करती है। गोया माँ-बेटी का ताउन, माँ और बेटी तो एक हो जाते हैं और बहू के खिलाफ एक महाज़ बना देते हैं कि ये दोनों मिलके एक पूरा महाज़ खड़ा कर देते हैं। बहू को यूँ नज़र आता है कि अब जब इस तरह का मामला होता है,
तो अब जाहिर सी बात है, दोनों मिलके अगर वो शौहर को कान भरेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से आगे शायद शौहर भी, तो ये दोनों की तरफ से प्रेशर में आती है। तो या तो ऐसे मौके पर बहू क्या करती है कि अपनी क्या कहते हैं, ननद की जो भी खराबियां देखती है, बुराइयां देखती है, उसको इग्नोर कर जाती है, बताती नहीं है। और आमतन औरतें क्या कि देखो, जरा बहन पे नजर रखो, वो इस टाइम पे फुला फुला टाइम में रात को देर तक बात करती है, तो देखो क्या मसला है, जरा इस तरह की बातें करती है अपनी शौहर के साथ। लेकिन जब इस तरह का प्रेशर उस पर पड़ता है तो फिर वो खामोश हो जाती है। या ये फिर वो क्या कहती है कि अब यहाँ तो ऐसा मसला है, मेरी निजात तो इसी में है कि यहाँ से मैं घर से यहाँ से चली जाऊँ। तो वो अपने शौहर को भी प्रेशर करती है कि मुझे यहाँ से अलग ले चलो, अलग कमरे में, अलग रूम में रहूँगी, अलग मकान में रहूँगी, इनके साथ नहीं रहना, या फिर मुझे अपने माँ के घर पे छोड़ के आ जाओ। तो फिर यहाँ मामला होता है। तो एक तरफ माँ बहन, अब शौहर इस वक़्त क्या होता है, शौहर की हालत भी अजीब-ओ-गरीब होती है कि बाद मर्तबा क्या होता है कि बीवी बेचारी मोहब्बत करने वाली होती है, नेक नमाज़ी होती है, खूबसूरत भी होती है, घर बसाना भी चाहती है। उम, म लेकिन उसके पास आता हो तो मुझे मोहब्बत भी देती है, शौहर सब कुछ बोलता है, लेकिन खाविंद का जी चाहता है कि मैं अभी अपनी बीवी को जितना खुश रखूँ, वो भी रखती है, सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ एक तरफ माँ और बहन हो जाते हैं, एक तरफ बीवी का मसला होता है। अब यहाँ शौहर का हाल ये होता है कि बिल्कुल बीच में सैंडविच की तरह बेचारा पिसता है। तो अब यहाँ पर उसको अलग-अलग तरीके से शिकायतें मिलती है। माँ-बहन मिल के शिकायत करते हैं कि ये अजीबो-गरीब रिपोर्टें देती है और कहती है उसको पकाना आता नहीं है, ना घर की साफ-सफाई करनी आती है। पता नहीं माँ-बाप ने कैसे उनको यहाँ पाल के बड़ा कर दिया, कहाँ से ये गँवार यहाँ उठ कर आके चली गई। तो ऐसी सूरत-ए-हाल बन जाती है, अजीब-सी सूरत-ए-हाल होती है घर की, अजीब-सी सिचुएशन होती है। तो इस वक़्त पर मसला थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। बहू की तरफ से झगड़े के क्या असबाब होते हैं? ये तो हो गए ननंद के। अब जो आने वाली जो लड़की होती है उसकी तरफ से झगड़े के असबाब क्या होते हैं? नंबर 1, उसके 3 असबाब आमतन होते हैं, 3 असबाब। एक तो ये कि बेचारी ये जो आमतन जो शादी करके लड़की आती है, तो देखा तो ये गया आमतन जो कहा जाता है, बल्कि इस वक़्त तो यही कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन का ज़माना है। लोग हर कोई चाहता है कि मेरी औलाद पले और बड़े भी हो और स्कूल वगैरह ग्रेजुएशन भी हासिल करे। तो 16-17 साल की उम्र तक तो स्कूल की पढ़ाई करती है। तो आप मतलब वो नातजुर्बाकार होती है। घर कैसे चलाना होता है, भोली-भाली सी होती है, उसको इस दीवारी ज़िंदगी की लड़ाई-झगड़ों का पता ही नहीं होता। उसने तो घर में बाप की मोहब्बत पाई होती है, बाप की शफ़क़त पाई होती है, भाइयों की मोहब्बत पाई होती है, माँ की ममता पाई होती है। इन मोहब्बतों के माहौल से निकल कर एक नए घर में आती है। तो वो क्या करती है, तवक्कुआत भी वैसी रखती है कि यहाँ जब मैं नए घर में आई हूँ, तो यहाँ मेरे जो ससुर साहब हैं, वो मुझे बाप की जगह दे देंगे और मेरी जो सास है, वो मुझे माँ की जगह दे देंगी। मेरे बहन जो है, वो यहाँ मेरी ननद जो है, वो मुझे वो और शौहर तो मेरा अपना ही है, वो तो मुझे अपनी जी से लगा के रखेगा। तो कई मर्तबा क्या होता है कि तवक्कुआत कुछ ज़्यादा होती है, मगर वहाँ जाके सूरत-ए-हाल कुछ और नज़र आती है। और कभी-कभी क्या होता है कि वो कई मर्तबा तवक्कुआ के मुताबिक होती है और कई मर्तबा तवक्कुआत के गैर मुताबिक होती है, गैर मुखालिफ होती है। अब लिहाज़ा ये जो नातजुर्बाकार भोली-भाली सी जो लड़की होती है, वो नए घर में आकर बहुत सारी गलतियाँ करती है। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। खाने पकाने में महारत नहीं होती, मेहमान नवाज़ी का इतना बेचारी को पता नहीं होता, हैं? अभी तो घर पे साइकिल लेके घूमती थी, 14-15 साल की उम्र में, 16-17 साल में, 2 साल के 18 साल की उम्र में निकाह हो गया। तो क्या मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करते हैं, कैसे दस्तरख़्वान लगाते हैं, कैसे उनकी क्या कहते हैं, आने वाली मेहमान औरतों से कैसे बात की जाती है, रिश्तेदारों से कैसे बात की जाती है, उसका कुछ अता-पता होता नहीं बेचारी को। माँ-बाप के घर में तो पढ़ने लगी रहती है, अपने कामों में लगी रहती है, घर के कामों में ताउन वग़ैरह होता नहीं है इतना। चुनांचे यहाँ आकर फिर ये सूरत-ए-हाल बहुत सख्त हो जाती है। और फिर उम्र भी छोटी होती है, उसको इतना भी पता नहीं होता मुझे यहाँ आकर किस तरह बच-बच के अपने आप को निकालना है, कैसे रहना है। तो ये भी सब पता नहीं होता। कोई न कोई बात फिर उससे ऐसी सरज़द हो जाती है, फिर उसके एक लफ्ज़ को पकड़ के, वो कोई बात ऐसी कर देती है, उसके एक लफ्ज़ को पकड़ कर फिर उसके वो पूरी दास्तान बनाई जाती है। और फिर उस बहू के ज़हन में ये बात भी होती है कि मेरी शादी यहाँ हुई है, निकाह हुआ है, मैं बेटे की हैसियत से यहाँ आई हूँ, इस घर में। तो फिर वो लौंडी बन के, मैं गुलाम नौकर बन के तो नहीं आई हूँ। तो वो तवक्कुआ भी उसी हिसाब से रखती है, कहीं मैं भाग कर तो नहीं आई हूँ, तो तवक्कुआ क्या करती है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले।
मुझे यहाँ इज्जत मिले, मुझे यहाँ बेटी की निगाह से देखा जाए। और खाविन के बारे में उसका ज़हन में ये होता है, खाविन तो बस मेरा ऐसा हो कि आमीन कहने वाला हो। मैं कहूँ कि आप ये कर दो तो वो यस कह दे, हर सवाल के जवाब में मुझे यस मिले, इस तरह का मसला होता है। तो बाज़ औक़ात बहू के ज़हन में ये खतरा होता है, या बाज़ मतलब ऐसा भी होता है कि ये बहू जो होती है ना, उसके ज़हन में खतरा होता है। सहेलियों ने मिसगाइड किया होता है या माँ-बाप ने मिसगाइड किया होता है कि देखो तुम ससुराल जाकर एक दफ़ा दब गई तो सारी उम्र दबा के रखेंगे। लिहाज़ा वो भी अपने हुकूक की जंग लड़ना शुरू करती है फिर यहाँ से, और छोटी-छोटी बातों में अपने मैके पे आके तज़किरा करती है। कभी बहन के साथ, कभी माँ के साथ। अब इधर बहन और माँ उसके मशवरे देती है और फिर वो ससुराल में रिमोट कंट्रोल के खिलौने की तरह खेल खेलती है। जब यहाँ की कुछ बातें वो मिर्च मसाला लगा के वहाँ अपनी माँ को पहुँचाती है, अपनी बहनों को पहुँचाती है, फिर वहाँ से उसकी मिसगाइड होती है और फिर यहाँ रिमोट कंट्रोल की तरह वो यहाँ पर उसके साथ खेल खेलना शुरू होता है। ये सारी जो सिचुएशन जो है ना, वो नापसंदीदा है। तो आमतन जो लड़की जो होती है ना, जो शादी करके आती है, उसकी तरफ से जो गलतियाँ होती है, वो क्या है कि एक तो नातजुर्बाकार होती है, तो उसको चाहिए कि अपनी माँ के यहाँ कुछ वक़्त गुज़ार के तजुर्बा भी सीख ले, रोटी बनाना, खाना बनाना, कुछ मख़सूस 2-4-5 डिशें बनाना सीख ले। फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी है वहाँ तजुर्बे करने के लिए। नंबर 2, कि उसके ज़हन में ये बात होती है कि मैं यहाँ आई हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मैं लौंडी तो नहीं हूँ, मेरे शौहर बारात लेके मुझे लेने आए थे, मेरे ससुराल वाले मुझे लेने आए थे, कोई मैं भाग कर तो नहीं आई हूँ। तो ये भी उसका तो इज़्ज़त चाहती है। अब वो जगह नहीं मिलती है तो उसको पाने की कोशिश करती है। और तीसरी बात, बाद दफ़ा सहेलियों की तरफ से या माँ-बाप की तरफ से मिसगाइड होती है कि आप एक मर्तबा दब गए तो ज़िंदगी भर दबाएँगे, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं, तो इतना 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 प्यार बहाती है, इतना प्यार करती है अपने घरवालों से कि फिर वो घरवाले उसके बगैर अपनी बेटी को याद नहीं करते लेकिन बहू को याद करते हैं, ऐसे भी घराने मिले हैं। अब यहाँ पर असबाब का निचोड़ क्या है? देखो, अब ये सारे असबाब हमने 3 असबाब 3 तरह के लोगों के असबाब पढ़े, समझे, सुने। सास के झगड़े के असबाब सुने, ननद के झगड़े के असबाब सुने, और अब तीसरे नंबर पे बहू के झगड़े के असबाब भी हमने सुन लिए। अब हम जब इसका सर्वे करते हैं, इसमें जब डीप में उतरते हैं तो पता चलता है कि हर कोई खुदगर्जी की जंग लड़ रहा है। हर कोई क्या कर रहा है? खुदगर्जी की जंग लड़ रहा है। यूँ लगता है जैसे तमाम वजूहात तो इसका मतलब ये होता है कि हर कोई अपने डिफेंस के लिए लड़ रहा है। देखो, सास के ने मैंने 5 चीज़ें बयान की, तो वो अपने मफादात, उसको अपने मफादात चाहिए, मेरा बेटा मेरे सामने हो, मेरे बेटे के दिल में मेरी ही मोहब्बत हो, बहू उसके दिल में ना समा जाए, उसकी कमाई पे मेरा हक हो, बात एतिमादी खामखा की करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बहू सास की तरफ से होती है, वो अपने खुद के मफादात के लिए होती है। नंबर 2 पे ननद, उसको ये महसूस होता है कि अब घर में हमें देखने वाला कोई और भी आ गया जो पराया है। बाद मर्तबा आपने देखा होगा कि घर में छोटा भाई है, बड़े भाई का निकाह हो गया। अब छोटे भाई का कोई फ़ॉल्ट अगर बड़े भाई के सामने आ गया, तो माँ उसको कहती है, देखना बीवी को बताना नहीं, कहीं हमारे बेटे की वो फ़ॉल्ट लोगों में पता चल जाएगा, तो लोग उससे मंगनी नहीं करेंगे। इस तरह की बातें भी हो जाती है। तो ये है, तो हर कोई अपनी मफ़ादात की जंग लड़ता है। ये ननद जो झगड़ा करती है और जो खामखा की रंजिशें पैदा करती है, वो अपने फ़ायदे के लिए कि मेरी बातें लीक ना हो, भाभी यहाँ हमसे दबी रहे जब तक हम यहाँ हैं, वगैरह-वगैरह। अब जब ये अपने ससुराल में जाती है ये ननद, तो वहाँ भीगी बिल्ली, और जब यहाँ आती तो हुकूमत करती है, ये लाओ, वो लाओ, मैं कुछ काम-वाम नहीं करूँगी, घर में ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, पता नहीं क्या-क्या। तो ये ननद की तरफ से भी अपने मफ़ादात होते हैं। नंबर 3 में बहू है, तो बहू का भी ये मामला होता है कि उसको लगता है कि मुझे इज़्ज़त नहीं मिलेगी, या मैं यहाँ कोई लौंडी और गुलाम नौकर बन के नहीं आई हूँ, मैं अपने शौहर के दिल में रहती हूँ, वगैरह-वगैरह। तो ये उसको ये सॉल्यूशन, ये डर होता है कि कहीं मैं दब गई एक मर्तबा, बगैर बगैर किसी काम के, तो ये लोग ज़िंदगी में मुझे दबाते रहेंगे। तो ये सारे खामखा के खदशात होते हैं, उसकी वजह से भी ये सारे झगड़े होते हैं। अब यहाँ पर असल जो रोल है, वो है मर्द का रोल। अब यहाँ जो काम करना होता है, वो काम करना होता है ससुर को। ये ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ससुर की होती है। वो घर का बड़ा होता है। वो अपनी बीवी को बीवी भी समझता है, बेटी को भी समझता है। लिहाज़ा आने वाली लड़की को एडजस्ट होने दे पहले। उसको मोरल सपोर्ट करे, उसको बैकअप सपोर्ट करे, सहारा दे, कि ताकि वो बच्ची महसूस करे कि मेरे सर के ऊपर कोई है, कोई साया है। अब वो अपनी बीवी को समझाए, ये शौहर, कि देखो प्यारी, जब तुम पहली मर्तबा अपने इस घर में आई थी, तो तुम्हारे साथ भी ये सब सिचुएशन थी। तो आपने क्या किया था उस वक़्त?
आप भी यही सोचती जो एक बहू आने वाली सोचती है। आपको उस कंडीशन में जाके अपने आप को मामला हल करना है। इसी तरह अपनी बीवी को समझाएं, देखो आपकी आप जब यहाँ मेरे घर में आए, जो मेरी भी बहनें थी, तो मेरी बहनें आपके खिलाफ बातें करती थी, नहीं करती थी? करती थी। तो आप उसको आपको कैसा लगता था? तो आप ये चाहते थे कि काश कि मेरा कोई सपोर्ट करे और इन ननद से मेरा मुकाबला कोई करे, तो फिर मैं आपके सामने आ जाता था। तो आज भी यही समझिए, इसकी भी यही कंडीशन है। तो ऐसे मौके पर ये एक क्या कहते हैं, सुसर का ये हक होता है कि वो ऐसे मौके पे हाथ संभाले, मैदान संभाले और हर एक को, चूंकि वो समझता है, तो हर एक को कंट्रोल करे। अब होता क्या है कि आम वतन जो हमारे सुसर साहब जो होते हैं, वो तो बिजनेस में होते हैं, या पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है और किस तरह डर जाते हैं कि अपनी बीवी के सामने कुछ बात नहीं कर सकते। वो जो कहती है वही हाँ 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 करते रहते हैं, हाँ नहीं ये सही है, बीवी जो कहे वो सब सही, और बहू का मामला पूरा खराब नजर आता है। तो असल बात ये है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहने की तालीम को आम करें। हर कोई आदमी अपनी कंडीशन को उस कंडीशन के साथ रख के देखे कि अगर इस तरह मेरे साथ होता तो क्या होता, इस तरह मैं होता तो क्या होता, वगैरह वगैरह। अब यहाँ असबाब का सद्देबाब क्या है, जो जितने भी झगड़े के असबाब है उसके हम कैसे हम कंट्रोल करें। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बात करते हैं इस मामले में कि झगड़े तभी खत्म होंगे जब हर बंदा अपनी मखसूस जिम्मेदारियों को पूरी करे, पूरी करने की कोशिश करे। देखो एक एक बड़ा वलीमा होता है, उसमें खाना तक़सीम करने का एक निज़ाम होता है। अगर ह उसमें कोई निज़ाम नहीं है, मिसाल के तौर पे, जो पानी देने वाला है वो चावल भी तक़सीम कर रहा है, जो चावल तक़सीम करने वाला है वो सालन भी तक़सीम कर रहा है, जो सालन तक़सीम करने वाला है, शोरबा वगैरह देने वाला है, वो मीठा भी तक़सीम कर रहा है, मेहमानों को भी देख रहा है, तो फिर यहाँ गड़बड़ होती है। होना तो ये चाहिए था कि पानी वाला एक अमला अलग हो, वो सिर्फ़ पानी तक़सीम करे, जिसको भी प्यास लगे वो पानी देखे, वही पानी पहुँचाए। चावल तक़सीम करने वाला अमला अलग हो, दाल, चावल, रोटी जो भी है सब तक़सीम करने वाला अमला अलग हो, तो हर आदमी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी अगर निभाता है, तो फिर यहाँ गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि पूरा चूचू का मुरब्बा बन जाता है। अब देखिए सास की ज़िम्मेदारी क्या है? सास की जो ज़िम्मेदारी है, वो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कि सास अपने बड़ेपन का सबूत दे कि वो घर की बड़ी है, समझदारी से काम ले, कि वो घर की बड़ी है, उसकी हैसियत क्या है। चुनांचे उसकी इज़्ज़त और एहतराम है, उसका एहतराम, बड़ों को बड़ा ही बन के रहना चाहिए। जब सास बड़ी है, तो उसको बड़ों को तो बड़ा बन के रहना चाहिए। तो सास को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आने वाली जो लड़की वो प्लास्टिक का खिलौना नहीं है, बल्कि वो क्या है, जीता जागता इंसान है। मैंने खुद उसको पसंद किया अपने बेटे के लिए, और मैं खुद चल के उसकी मंगनी लेने के लिए गई और देखा और बातचीत हुई। अब ये आ गई है तो ये इंसान है, तो यकीनन उसके अंदर खूबियाँ भी होंगी और उसके अंदर खामियाँ भी होंगी। तो जहाँ आप खूबी को कबूल करते हैं, वहाँ आपको खामियों को भी कबूल करना पड़ेगा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता प्यार मोहब्बत से उसकी इस्लाह करेंगे। अब जैसे आई धड़ल्ले से फौरन चालू हो गया, तू तो ये है, वो है, तेरे माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरे बाप ने ये नहीं सिखाया। अब आप सीधा बाप और माँ पर चढ़े जाते, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर ब्लास्ट होगा बड़ा। नंबर 2 पे जो ख़ास बात है, जो सास को करनी चाहिए, बहू और बेटे को इक्वल, दोनों को बराबर समझे। वो किसी ने कहा बेटी का दर्द दर्द और बहू का दर्द बहाना। बड़ा अजीब बात है इसके अंदर, आप सोचिए, बेटी का दर्द दर्द, बहू का दर्द बहाना। यानी जब बेटी कहे माँ मुझे सर में दर्द है, मैं आज काम नहीं कर सकती, ठीक है बेटा सो जा। और अगर बहू ये बात कहती है तो फिर उसको तो क्या कहती है, बस बहाने करने हैं, इसको काम नहीं करना है इसलिए। तो जैसे अपनी बेटी की खामियां होती है, तो माँ सब्र के साथ उन खामियों की इस्लाह में लगी रहती है, और फिर बहू के लिए कुछ क्यों ये समझती है कि एक दिन में ये ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू भी उसकी बेटी ही की हम उम्र है, उसकी बेटी ही की तरह है। तो जो रवैया सास अपनी बेटी के साथ रखती है, अगर वही रवैया अपनी बहू के साथ रखे, तो घर के झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मुसीबत यहाँ होती है कि बेटी वही गलती करे तो उसको छुपाती फिरती है, उसको कहती है नादानी है, भूल से हो गई। वही गलती अगर बहू करे, तो उसको पूरे गांव में, पूरे बाजार में गाती फिरती है कि ये तो ऐसी है, वे तो वैसी है। तो फिर अब होगा, अब इब्तिदाई दिनों में उस बच्ची, आने वाली बच्ची को गलतियों से कुछ दरगुजर करना चाहिए था, थोड़ा उसको मौका देना चाहिए था, उसको एडजस्ट होना देना चाहिए था, लेकिन आप उससे पहले ही चालू हो गए, तो फिर मामला यहाँ खराब होता है। नंबर तीसरी बात जो है ना, सास की बुनियादी गलती क्या होती है,
सास की बुनियादी गलती ये होती है कि जब बहू को तलाश करने जाती है तो खाली उसका मुखड़ा, उसका रूप और हुस्न देख कर के उठा के ले आती है, ताकि पूरे मोहल्ले में कहती फिरे मैंने अपने बेटे के लिए बहुत खूबसूरत हूर परी लेके आई हूँ। हालांकि मसला ये है कि ये ध्यान में रखे कि सिर्फ वलीमे के दिन बहू की शक्ल देखी जाती है, सिर्फ वलीमे के दिन बहू की शक्ल देखी जाती है और उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी अकल देखी जाती है। ये बात ध्यान रखें। तो उस पर तवज्जो जाती नहीं है। जिसको एक दिन देखना है उस पर तवज्जो जाती है और जिसको बहुत लंबे ज़माने तक देखते रहना है उस पर अकल की तरफ तवज्जो जाती नहीं है। अब फिर ये न तालीम देखती है, न उसके अखलाक देखती है, फिर उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाती है, ये भी मामला होता है बाज़ मर्तबा। दूसरी ख़ास बात ये है कि बहू की गलतियों पे दरगुज़र करें। यानी क्या सास की एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो इब्तिदाई चंद दिनों में घर की बहू बहू जो आई है, उसके अंदर जो कुछ कमियाँ वगैरह होने हैं, तो उसको इग्नोर करे। पहले उसको एडजस्ट होने दे। अपनी गलतियों से उसकी उसकी गलतियों को दरगुज़र करे। नई जगह पे इंसान जाता है बाद मर्तबा, तो वहाँ के तौर-तरीक़ मालूम नहीं होते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। लिहाज़ा उसे चाहिए कि इब्तिदा में अगर लड़की गलतियाँ भी करे, तो उसे दरगुज़र से काम लेना चाहिए और यही समझे कि ये चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह जब ये सेट हो जाएगी, तो फिर उसको मैं समझा लूँगी, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, बेटा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, इस तरह। तो ये बात भी है सास की ज़िम्मेदारी। बड़ापन का एहसास पैदा करे, ऐसा नहीं एक ही मर्तबा देखे और फट पड़ी कि ये है, वो है। नहीं, ये बड़ों की अलामत नहीं है। उसके बाद एक अहम ज़िम्मेदारी है कि बहू को खुशी से घर की ज़िम्मेदारी सुपुर्द करें। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको सलाहियत से रखी होती है, उनको हुनर होता है खाना पकाने का, मेहमानों को मेहमान नवाज़ी करने का, लेकिन ये बच्चाई समझती है, इसको क्या आएगा, इसको क्या आएगा? कभी-कभी अपनी तरफ से उसको कहें कि देखो, हर मर्तबा बेटा पूछ-पूछ के पकाते हो, कभी अपने दिल से भी पका लिया करो। यानी उसको आज़ाद रखें आप, उसको हर मर्तबा अपने ताबे पकड़ के ना रखें, उसको आज़ाद ट्रेनिंग दें। कल उठ के अपने शौहर का घर उसको सँभालना है, तो वहाँ पे किसको पूछने जाएगी? तो क्या है कि अपने जैसे कि आमदन क्या होता है मिसाल के तौर पे यहाँ पता है खाना पकाने का मसला है, तो ज़रूरतें तो हर रोज़ सा ये ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ सास से पूछे और कि आज क्या पकाएँ, आज क्या पकाएँ? कभी सास यूँ भी कह दे कि देखो आप अपनी मर्ज़ी का खाना पका लो, तो उसको थोड़ा इख्तियार मिलेगा, तो उसका दिल खुश होगा और ये ज़िम्मेदारी सास की बनती है कि अब आने वाली लड़की को हँसी-खुशी ज़िम्मेदारी सौंपे, बोझ बना के नहीं, बोझ बना के नहीं। तो साथ ये भी सोचे कि जब बहू बन के आई, जब ये भी बहू सोचे कि जब मैं बहू बन के आई थी, तो उस वक़्त मेरे जज़्बात क्या थे? वो भी ये तसव्वुर करती थी कि अरे हमें कुछ काम तो दो, हमें रोटी बनाने के तो दो, हम हमें मौका तो दो अपने हुनर दिखाने का। ज़ाहिर-सी बात है, अब उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती है, आप उसको मौका ही नहीं देते, तो फिर यहाँ भी मिसमैच होता है। और एक ख़ास बात ये है कि हर वक़्त तनकीद से बचें। सास का एक काम ये है कि नीयत हमेशा अच्छी रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियत की वजह से घर का माहौल खुशगवार बना देते हैं। हर बात पर बहू को काटने नहीं दौड़ना चाहिए और हर बात पे तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि गलती उसकी मि जब गलती हो गई बहू की तरफ से तो आपने उसकी मिट्टी पलीत कर दी, उसकी बेइज़्ज़ती कर दी, सबके सामने उसको रुसवा किया और अच्छे अगर कोई काम करते तो उसको आप नज़रअंदाज करते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि बहन को बेटी की बहू बना कर लाई। बाद मर्तबा ऐसा भी होता है कि अपनी बहन की बेटी को बहू बना के लाती है, भाई की बेटी को बहू बना के लाती है, तो करीबी रिश्तेदार बेटी को बहू बना के लाती है। लेकिन झगड़े अब क्या होता है कि जैसे वो लड़की घर आती है, तो उसके साथ झगड़े वाला मसला शुरू हो जाता है। तो किसी दिल जले शायर ने बड़ी अजीब बात कही है, जब तक बहू कुँवारी सास गई वारी, जब तक बहू कुँवारी सास गई वारी, बहू का आया डोला, सास को लगा गोला। ये किसी शायर ने कहा है, ऐसे मिजाजिया शेर है कि जब तक अपने भाई की बेटी कुँवारी थी, उसको देख-देख के मुस्कुराती थी, देखो हमारे घर की बहू बनने वाली है, बहुत प्यारी, कितना अच्छा काम करती है, देखो पूरा जब हम भी उनके घर पे जाते हैं, तो पूरा यही सँभालती है, कितनी प्यारी है। इस तरह की बातें करती है। लेकिन जब वही बच्ची जो कल उसकी भांजी थी या भतीजी थी, जो भी थी, अब आज अपने घर में जब उसका डोला उसकी डोली जब आई है, शादी होकर जब आई है, तो अब उसको बहू को क्या सास को क्या लग गया, गोला लग गया। तो अपनी भतीजी को, अपनी भांजी को, इतनी करीबी सहेली की बेटी को लेकर आती है और जैसे ही वो घर की बच्ची घर में कदम रखती है, तो बस उसकी गलतियाँ देखना शुरू कर देती है। तो सास को चाहिए कि इस मौके पर अपने बड़ेपन का सबूत दे और बच्ची को एडजस्ट होने दें, उसको सेटल होने दें, हर मुमकिन ताउन करे उसमें,
अगर अपनी बेटी भी उसकी शिकायत करे तो बेटी को समझा बुझा कर डांट डपट कर खामोश कर ले, मगर घर के अंदर खामखा माहौल पॉल्यूट न होने दे, माहौल को खराब ना होने दे। ये बहू की जिम्मेदारियां है, सास की जिम्मेदारियां है कि आने वाली बहू को कैसे डील करना है, कैसे उसके साथ रहना है, कि वो जब यहाँ सेटलमेंट हो जाए तो उसके अंदर भी फिर उसको भी एहसान महसूस होता है औरत को, मेरी सास ने मुझे ये भी होने दी है, ये भी नहीं होने दिया, कभी मैंने ये किया तो उस वक्त भी कुछ डांटा नहीं। तो इस वक्त ऐसे अगर सास अपने बड़ेपन का सबूत देती है, एहसास से जिम्मेदारी निभाती है, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक तरफ का मामला हल हो जाएगा। अब जब यहाँ पहला जो मरहला है, पहली सीढ़ी अगर आदमी चढ़ लेता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पे पड़ेगा, तो वहाँ भी उसका मामला हल हो जाएगा, फिर तीसरी सीढ़ी पे पड़ेगा, वहाँ भी मामला हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह कल के सबक में हम बहू की ज़िम्मेदारियाँ समझने की कोशिश करेंगे और उसमें बहुत सारी पॉइंट की बातें भी इंशाअल्लाह आएगी, जिसको हम नोट करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है ये बातें अगर हम ज़हन में रखेंगे, तो अपनी आने वाली जो ज़िंदगी, जो हमारी ज़िंदगी ससुराल वाली ज़िंदगी कही जाती है, उसके अंदर भी हम इंशाअल्लाह कहीं गिरेंगे नहीं, कहीं कहीं पड़ेंगे नहीं और आफ़ियत के साथ अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देंगे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इंशाअल्लाह इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पिछले सबक में हमने जो बातें मालूम की और जो बातें पढ़ी, वो घर जन्नत कैसे बने के ताल्लुक से थी। इस मरतबा जो हमारा ये सबक है वो घरेलू झगड़ों से नजात। उसमें आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको नोट भी करते जाएं और बहुत ध्यान से सुने। खास करके बच्चियों के ताल्लुक से ये टॉपिक बहुत अहम है, लेकिन उसमें मर्द का भी अपना एक रोल है और वो है ससुराल के झगड़े। हर कोई बच्ची जब निकाह करके अपने शौहर के घर जाती है तो आम मतन यहाँ हमारे हिंदुस्तान और हिंदू पाक का जो मामूल है वो ये है कि शुरू में जॉइंट फैमिली से ही साबका पड़ता है। तो हर कोई बच्ची जो अपने ससुराल में जाने वाली होती है उसको यही फिक्र होती है कि पता नहीं मेरा घर वहाँ कैसा होगा। मुसलमान माशरे में हर फर्द को उल्फत और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारनी होती है और हुस्न अखलाक के ज़रिए, इसाल के ज़रिए एक दूसरे के हालात को, दर्द को महसूस करने के साथ हर बंदे को खुशियाँ पहुँचानी होती है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि हर घर के अंदर कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद है। तो ये एक ऐसा पेचीदा उन्वान है कि कहाँ से इसकी इब्तिदा की जाए, कहाँ से रस्सी को पकड़ा जाए, बहुत मुश्किल है। ये सास बहू और ननद के जो झगड़े होते हैं और घर के अंदर ससुराल के जो झगड़े होते हैं उसको कहाँ से छेड़ा जाए। अगर सास को पकड़ के टटोलते हैं तो वो भी हर तरह से सही समझ में आती है कि नहीं इसकी हर बात सही है। बहू को टटोलते हैं तो बहू की भी हर बात सही समझ में आती है। और ननद को अगर टटोलते हैं तो उसकी भी हर बात सही समझ में आती है। तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि टेंशन कहाँ से आ रहा है इस घर के अंदर, इस घर के माहौल को किसकी नजर लगी है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। तो आज के इस उन्वान के अंदर हम कोशिश करेंगे समझने की कि फॉल्ट कहाँ होता है, कहाँ गड़बड़ होती है, इसको कैसे हल किया जाए, कैसे समझा जाए और फिर हमारे इस नई जिंदगी के अंदर हमें आने वाले दौर से कैसे हमें निमटना है,
कैसे डील करना है। कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक हमें समझना आसान फरमाए और मुझे भी सही तरीके से समझाने की तौफीक अता फरमाए, इखलास व लिल्लाह अता फरमाए, और मेरी बातों में कोई शर हो तो उससे आपकी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अअमल व शर्रि मा लम अअमल। अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ मेरे अपने बुरे करतूतों की शर से, और उससे भी पनाह चाहता हूँ जो मैंने काम नहीं किए। अब सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक कहावत मशहूर है, बच्ची पराया धन है। लड़की जो होती है वो पराया धन मानी जाती है। क्या मतलब? लड़की को बचपन से ही ये जहन में डालना चाहिए और ये सोच रखनी चाहिए कि मेरा असली घर जो है वो ससुराल है। बेटी हमेशा पराये घर की अमानत होती है। माँ बाप वो उसे पालते हैं, लेकिन आखिर वो दूसरे घर ही तो जाना है ना उसको। जो उसकी उम्र अल्लाह पाक जब पूरी फरमा देंगे, 17 16 18 साल की जब उम्र हो जाती है, तो आमतन इस उम्र में बच्ची को शादी करवाई जाती है, तो उसको अपने घर ही जाना है। तो ये बात जहन में शुरू से डालनी होती है कि अपना अपना घर होता है, चाहे वो मौसला कच्चा हो या पक्का हो। अपना घर होता है। जब बच्ची के दिल में शुरू से ही ये नीयत पैदा हो जाती है कि मुझे अपने घर में ही असल बसना है, और ये नेचुरल है। आपके घर के अंदर भी जब आपकी भाइयों की शादी हो जाएगी और उनकी बहुएं जब यहाँ आएगी, तो आपको खुद को महसूस होगा कि हमें भी एक दिन किसी के यहाँ अपना घर बार छोड़ के जाना है, हमेशा हमेशा के लिए, यानी उसके हमेशा हमेशा के हम दुल्हन बन जाएंगे। तो ये हर बच्ची के जहन में होता है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो इसको बच्ची के जहन में डालते रहे कि अब जब ये बच्ची अपना घर बार छोड़ के इतनी कुर्बानी करके आई है, माँ बाप को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, मैके में जहाँ रहती है वहाँ की अपनी सहेलियों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, और अब उसने कुर्बानी की, अपने सारे ख्वाहिशात की। तो अब अपने अपने खाविन की खातिर वो जब यहाँ आई है, तो उसकी कुर्बानी भी आखिर कोई वैल्यू रखती है ना, कोई कदर रखती है। तो अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रखें, जब ये बच्ची अपने निकाह करके अपने शौहर के घर आती है, तो हर कोई अगर इसका एहसास पैदा करे, तो इंशाल्लाह घरों में झगड़े नहीं होंगे। अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास, अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझ गए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। आमतौर पर जब किसी बच्ची की शादी होती है तो अपने माँ बाप के घर रहती है, तो बच्ची को एक आबाद घर में आना होता है, यानी जॉइंट फैमिली में जिसको कहते हैं। जब वो बच्ची शादी करके अपने ससुराल में आती है, तो आम मतलब वो जॉइंट फैमिली होती है और उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन यहाँ आकर उसका एडजस्टमेंट का मसला होता है। मसला क्या गड़बड़ करता है? क्या कहते हैं उसको, यहाँ के सेटलमेंट में थोड़ा मसला होता है। अब समझिए, एक बच्ची शादी करके निकाह करके अपने ससुराल में आ गई। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब हमें ये सोचना है कि ये झगड़ों की बुनियादी वजूहात क्या होती है, ताकि उन वजूहात को ख़त्म करके हम घर के माहौल को खुशगवार बना सकें। तो आज अब यहाँ से शुरू होता है। अब घर में जो सबसे बड़ा फर्द होता है, मस्तूरात और औरतों के एतबार से कह रहा हूँ, मर्दों में नहीं, सबसे बड़ा फर्द होता है जिसको घर में हमेशा रहना है, वो है सास। कहते हैं सांस जो होती है वो सांस नहीं लेने देती। तो अगर आप कुछ चीज़ों को अगर मेंटेन करते हैं, शुरू से ही समझने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि वो मसले भी आपके हल हो जाएंगे। अब सबसे पहला मसला होता है सांस का। तो सबसे पहले सांस के झगड़ों की हम बुनियादी वजूहात मालूम करते हैं। तो सांस की तरफ से जो झगड़े पाए जाते हैं उसके कुछ आम मतन 5 रीजन होते हैं। आम मतन 5 रीजन होते हैं। सबसे पहला, बदगुमानी, फेवर, फियर ऑफ अननोन। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में होता है। सांस के दिल में एक खौफ होता है। जब बेटा अपनी बीवी को दुल्हन बना के घर में लाता है, तो उसके आने के साथ ही 1 2 दिन छोड़ने के बाद फिर उसको एक अजीब सा खौफ महसूस होता है सांस को। फिजिकली, चूंकि ये कच्ची रात है, नाजुक सिफत है, हर बर्थ से अपना प्रोटेक्शन चाहती है, जैसे मैंने बताया था। तो इतने साल की जो यहाँ अपने बेटे की उसने निगरानी की, बेटे को पाल पोस के बड़ा किया,
अब बेटा उसका अपना था, बेटा एक बात पे माँ की बात एक सुन के फौरन खड़ा हो जाता था, सारी बातें मानता था। तो अब ये अनजाना सा खौफ उसके दिल में आता है। वो खौफ क्या होता है कि कहीं ये आने वाली लड़की मेरे बेटे के दिल पे कब्जा न कर ले। अबे भाई, जब वो बीवी बना के लाया है तो जाहिर सी बात है कब्जा तो करेगी उसके दिल पे। तो ये सास को यानी बेटे की माँ को ये अनजाना सा खौफ होता है कि ये आने वाली जो लड़की है वो मेरे बेटे के दिल पे कब्जा न कर ले, कहीं उसको लेकर दूर न चली जाए। लिहाजा जब जब देखती है कि इन दोनों के आपस में मोहब्बत के साथ मेल मिलाप हो रहा है, मोहब्बत से मिल रहे, बातें कर रहे हैं, तो तब तब वो ऐसा कुछ मामला छोड़ देती है जिसमें से कि जैसे कोई शौहर को अपनी बहू की शिकायतें लगाना शुरू कर दिया, आपकी बीवी तो ये करती है वो करती है। तो तो अगर लड़की, अब इसको ये जहन में ये डर होता है कि अगर लड़के ने मेरे बेटे के दिल पे कब्जा कर लिया तो जिस तरह दूध में से कोई मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, इस तरह ये अपनी जिंदगी से मुझे बाहर निकाल देंगे। तो ये खौफ होता है माँ को, बेटे की माँ को यानी सास को। तो इसकी वजह से भी बदगुमानियां होती है। लिहाजा वो तरह तरह की बातें बनाती है, तरह तरह के इस तरह के साजिशें रचती है, अपने बेटे के जहन को क्या कहते हैं वॉश करती है, और इस तरह की बातें छोड़ती है। नंबर एक बदगुमानी। सेकंड नंबर पे है हुक्मरानी। सेकंड नंबर पे है हुक्मरानी। यानी अभी क्या होता है कि जब तक लड़की कोई घर में नहीं आई होती है तब उसका मामला ये होता है उस वक्त सास का कि ऑल इन ऑल पूरे घर में सब कुछ यही होती है। घर का खाना पकाना, मर्दों का टिफिन वगैरह तैयार करना, और घर का निज़ाम संभालना, खर्च वगैरह करना, सारा उसी के हाथ में होता है। अब जब बहू आती है तो सास की हुकूमत के अंदर किसी की दखल अंदाजी उसको महसूस होती है, वो बर्दाश्त नहीं करती। लिहाजा उसकी कोशिश क्या होती है कि आने वाली जो लड़की हो ना वो मेरी बांदी बन के रहे। उसको पेशाब करने जाना हो तो भी मुझे पूछे, खाना खाना हो तो भी मुझे पूछे। अब खाविंद की बजाय वो क्या करे, मेरे इशारों पे नाचे। ये हर सास का एक नजरिया होता है कि आने वाली लड़की जो वो मेरे हाथ के नीचे रहे, मैं उसकी ऑनर, वो मेरे नीचे। यहाँ तक कि शरीयत एतबार से अगर देखा जाए तो अगर बीवी को कहीं जाना है तो उसको इजाजत अगर लेनी है तो वो शोहर से लेनी चाहिए। लेकिन हमारा मामला, मुआशरे का मामला इतना उलट हो गया है कि बजाय शोहर के वो अपनी सास को पूछती है मैं माँ के घर में जाना कभी जा सकती हूँ। सास बोले हाँ जाओ तो जा सकती है। अब बेटा यहाँ लाख बोले तो माँ क्या बोलेगी कि अब मुंह में चढ़ा बीवी को, वो आपको ये कर देगी वो कर देगी, पता नहीं क्या क्या। तो बाज घरों में हमने तो यहाँ तक सुना कि हुकूमत इतनी मजबूत होती है कि बहू को कोई चीज खानी हो या पीनी हो या फ्रिज का दरवाजा खोलने से पहले कुछ पहले उसको इजाजत लेनी पड़ती है मेंबर ऑफ हाउस का, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस। तो ये घर की जो रानी होती है ना, जो बहू की शक्ल में जो बनी होती है, उसको पूछना पड़ता है कि जरा फ्रिज में से कुछ चीज लेनी है। हत्ता कि अगर उसका छोटा सा लाल है, उसके गोद में बेटा, छोटा बेटा है, उसका दूध पिलाना हो तो भी सास को पूछना पड़ता है कि इसका दूध कितना गर्म करूं कितना नहीं करूं। यहाँ तक कि अगर पकड़ और वॉच रहती है तो जाहिर सी बात है कि अब झगड़े नहीं होंगे तो और क्या होगा। ये बीवी अपने शौहर को बोलेगी आप हमारे लिए कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और माँ हमको एक चीज खाने नहीं देती, एक चीज लेने नहीं देती। वहाँ डब्बे में वेफर्स रखा हुआ है, वहाँ डब्बे में बिस्किट रखे हुए हैं, वहाँ डब्बे में टोस्ट और पापे रखे हुए हैं, लेकिन वो चीज लेनी हो तो हमें पूछना पड़ता है। तो फिर मैं अपने घर में से यहाँ क्यों आई, मैं अपने बाप के घर में कभी कोई चीज पूछी नहीं। तो ये सब चीजें होती है। अब बीवी अपने खाविन के लिए तो हर कुर्बानी बर्दाश्त कर लेती है। देखो, बीवी के लिए शौहर उसका सब कुछ है, उसका हाकिम कहो, उसका आका कहो, सब कुछ है, क्योंकि वो मोहब्बत भी तो देता है ना, उसके जज्बात को समझता है। लेकिन बेजा दूसरे बंदे की एक पर्सनल लाइफ, जाती जिंदगी में इतना दखल अंदाज होना, ये उसको भी बुरा लगता है कि मैं अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, न कि सास के लिए। अब जाहिर सी बात है जब सास इस तरह का बिहेव उसके साथ करेगी और इस तरह का मामला करेगी तो वो क्या कहेगी, मैं शौहर के लिए सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई दूसरी ने दखल अंदाजी करेगी तो जाहिर सी बात है उससे झगड़े पैदा होंगे। तो ये दूसरी वजह होती है हुक्मरानी। पहली वजह होती है बदगुमानी, सास की तरफ से बदगुमानी होती है। वो सोच अपने जहन में ये सोच लेती है कि मेरे बेटे को वरगला देगी, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं होता। नंबर दो पे होता है हुक्मरानी।
क्योंकि बहू से आने से पहले पहले सारा करना धरता सब यही थी। अब उसकी हुकूमत में दखल अंदाजी हो गई, कोई और उसकी हुकूमत में आ गया। अब घर वाले इसको भी पूछते, इसको भी पूछते, तो ये बर्दाश्त नहीं करती। नंबर 3 पर बेटे की कमाई पर इस्तेहकाम। इसकी वजह ये होती है, माँ जो समझती है कि मेरा बेटा जो कमा रहा है वो सारी की सारी कमाई किसकी, मेरी है। बहू ये समझती है कि मेरी मियाँ की कमाई है, उसमें मेरा भी हक है। तो ये समझती है मेरे मियाँ की कमाई है तो मेरा भी उसमें हक है, जाहिर सी बात है। अब कोई चीज लाना हो तो अपने मियाँ जो है पूरी की पूरी कमाई वो माँ के हाथ में दे देते हैं। अब बीवी बेचारी ऐसे मुंह देख के बैठी हुई है, पूरे शाम सुबह सुबह शाम घर धोती है, कपड़े धोती है, कुछ 2-5 रुपये उसको भी दे देते हैं। तो ये दोनों में यहाँ मिसमैच होता है। इसको लगता है कि मेरी पूरी पूरी कमाई, ये कहती है मेरा शौहर है, मेरा भी हक है, जाहिर सी बात है, दोनों अपने हिसाब से सही है। फिर आपस में फिर एक दूसरे से झगड़े पैदा हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी कोई खर्च करने का मामला आता है, ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज जो है वो है बद एतमादी। सास की तरफ से कभी कभी बद एतमादी होती है। क्या मतलब, इस सास के दिल में ये डर और एक खतरा रहता है कि ये बहू हमारे घर की चीजें, कहीं पैसे, कहीं मैके में जाके अपनी माँ बेटी को न दे, अपनी सहेलियों को न दे, घर का कुछ खाने पीने का सामान वहां न पहुंचाए चुपके से। होती बहुत सारी बेचारी कि उनका घर अपना कच्चा घर होता है, मतलब कमजोर होता है हमारे एतबार से। अब वो शोहर को अपने बहन भाइयों की बातें करती है तो शोहर कुछ पैसे निकाल के देता है कि लो अपनी माँ को पहुंचा देना, किसी तरीके से किसी को पता ना चले। तो ये तो हक है उसका पहुंचाने का, अगर पहुंचाती है भी है तो। लेकिन यहाँ सांस जो होती है ना, वो एक खास किस्म का खौफ महसूस करती है, लिहाजा तो चुनाचे उस पर शक की नजर से देखती है, जानबूझ के। और कई दफा उसमें भी तलखी भी हो जाती है, तो मैनू भी हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये है चौथी वजह है बद एतमादी। सांस की तरफ से आमतन बद एतमादी भी होती है। और पांचवी चीज है तल्ख मिजाजी। अभी तल्ख मिजाजी क्या है? एक तो देखो, जाहिर सी बात है, जब बेटे की शादी हुई है तो माँ की उम्र उस हाल में पहुंच गई कि वो अब नाना या नानी, दादी या नानी बन सकती है, जाहिर सी बात है। तो बेटे के निकाह होगी तो उनकी उम्र तो हो चुकी होगी, तो एक बुढ़ापे का भी असर होता है, लिहाजा मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है। अब वो क्या होता है, वो अपनी जवानी की जिंदगी गुजार चुकी होती है और भूल जाती है कि आने वाली बच्ची नौजवान है। उसने अपने इब्तदाई जमाने में मियाँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना होता है। तो शादी के दिनों में जब मियाँ भी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो माँ समझती है कि ये मुझे इग्नोर करने लगा है। पहले तो आता था, मेरे पास बैठता था, पैर दबाता था, कुछ देर बातें करता था। अब वो नहीं आता है, आपके मेरे पास कुछ देर बैठ के चला जाता है। अब जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई है, तो ये इसका तो एहसास तो होगा ना कि अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार रही है, और उसका हक भी है। पेशा के बाद किसी से बात करने की गुंजाइश नहीं रखते रसूलुल्लाह में, सिवाय दीन की बात और अपनी बीवी से, कि माँ का भी तस्करा नहीं है। तो ये माँ को और इस सास को ये एहसास होता है कि अब ये मुझे इग्नोर करने लगा है। चुनांचे कई मरतबा ऐसा भी होता है कि सास बोलती है बेटे को कि आप जब भी आए तो मेरे पास बैठे, और उसको अपने पास इतनी देर बिठाए रखती है, इतनी देर बिठाए रखती है कि वो बेचारी बहू अंदर अकेले अकेले शौहर के इंतजार में सो जाती है। फिर कहती है अब जाओ अपने बीवी के पास। और सुबह में फिर क्या करती है, नाश्ता बनाना है तुम जल्दी उठ के आना, तो नाश्ता बनाने के बहाने भी जल्दी जल्दी शौहर से अलग कर देती है। तो ये है तल्ख मिजाजी, और इस तरह का डर खौफ दिल में पैदा करना, सबका सब बेजा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये तो 5 असबाब हो गए आमतन जो सास की तरफ से पाए जाते हैं। अब ये बच्ची जब किसी घर में जाती है तो सबसे पहले इसका मुकाबला होता है सास के साथ। तो सास के अंदर ये आमतन 5 वजूहत होती है जो सबकी सब बेबुनियाद है। बिला वजह की बदगुमानी करती है, बिला वजह की हुक्मरानी समझती है। अगर शौहर और मर्द हजार करने को पैसा ना लावे तो फिर कहाँ की हुक्मरानी। फिर नंबर 3 है बेटे की कमाई पे इस्तेहकाम। अरे भाई, जब आप खुद भी बहू बन के इस घर में आई थी तो आपके शौहर पे जब आप अपना हक समझती थी, तो आज आज जब आप सास बन गई है तो जाहिर सी बात है वो आपका जो बेटा है उसकी कमाई पर उसकी बीवी तो ऐसे काम जमाएगी ना।
तो इसमें से कौन सा करना था मेरे लिए था भाई आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही। नो। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। जी नहीं। अब आ रही है? अब जी जी। अब आ रही है आवाज? जी क्लियर है? जी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहाँ तक बात आपने सुनी? आपने बात कहाँ तक सुनी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
मैंने मेल मेल में ग्रुप में मैसेज किया है। मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएगा? जी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने कहाँ तक सुनी बात मेरी? आपने बात कहाँ तक सुनी? ये ननन के जो झगड़े में बता रहा था, वो बात सुनी आप लोगों ने? ननन के तरफ से झगड़े के जो असबाब होते हैं। जी कोई बोलता क्यों नहीं है? जी वहां तक ही सुना। अच्छा अच्छा, ठीक है। बता दीजिए करें जल्दी, कितना वक्त हमारा ज़ाया हो जाता है। तो मैं यूँ बता रहा था कि ननन के जो झगड़े होते हैं, उसमें क्या होता है कि ननन जो होती है, बहू के आने से पहले वो आज़ाद होती है घर के अंदर। माँ-बाप का प्यार होता है, भाइयों का प्यार होता है, तो उनसे जो गलतियाँ जो हो जाती है, कुछ मिसमैच हो जाता है, तो उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब ये बहू जब घर में आ जाती है, तो गोया कि एक जीता जाता इंसान जब घर में आ जाता है, तो ननन ये महसूस करती है कि हमारी हर बात कोई नोट कर रहा है। क्योंकि वो भी उसकी हम उम्र होती है। तो जैसे 2 बहनें होती हैं, अगर बड़ी कुछ गड़बड़ करी तो छोटी को पता होता है बाद मर्तबा। बाद में छोटी कोई गड़बड़ करी तो बड़ी को, लेकिन एक-दूसरे से मेल-खेल के तू मेरी बात नहीं बताएगी, मैं तेरी बात नहीं बताऊँगी। इस तरह मामला चलते रहता है। लेकिन ये जो ननन जो बहू जो आती है, जीता जाता इंसान जो घर में आता है, तो अब उनको महसूस होता है कि अब हमारा सब नोट हो रहा है। हम किससे फ़ोन पे बात कर रही है, हमें किसके साथ फ़ोन आता है, हम किस वक़्त कैसे कपड़े पहन रही है, कहाँ जा रही है, ये उनको महसूस होता है, हर चीज़ें इनको नोट होती है, बराबर? तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब ये जो बहू जो आई है हमारे घर में, जो भाभी आई है, वो हमारी निगरान बन के आई है। एक वीडियो कैमरे हमारे ऊपर फ़िक्स हो चुका है। लिहाज़ा वो क्या करती है, अपने आज़ादी के अंदर उसकी एक पाबंदी समझती है वो, कि हम जो आज़ाद थे अब वो हमारी पाबंदी हो गई। चुनांचे वो कोशिश करती है किसी न किसी हीले-बहाने से अपनी भाभी के ऊपर दबाव बना के रखे, ताकि ये भाभी हमारी कोई बात लीक ना कर दे, कोई बात देखे तो उसको सह जाए और अपनी ज़ुबान बंद रखे। लिहाज़ा वो इन और हमारी कोताहियाँ किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर दे। तो क्या करती है, ननंद 3 काम करती है। कितने काम करती है? 3 काम। नंबर 1, सास को भड़काती है, यानी अपनी माँ को भड़काती है। उल्टी-सीधी बातें करके ये इस तरह की है, उस तरह की है वगैरह-वगैरह। तुमने जैसे बताया था वैसे तो नहीं है। या ये कि अगर मान लो उनकी पहली बहन कोई हो, तो उनकी जैसी तो नहीं है वगैरह-वगैरह। वो इस यहाँ-वहाँ की वो बातें, इस तरह की बातें करके सास को भड़काती है। और नंबर 2, भाई के खिलाफ उकसाती है। भाई के खिलाफ भी ये उकसाती है। मेरी आवाज़ आ रही है साफ? यास्मीन आप बताएँ, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा। अच्छा। आ रही है, आवाज़ आ रही है? जी अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दूसरा काम ये करती है कि वो भाई को बीवी के खिलाफ उकसाती है कि आज आपकी क्या कहते हैं भाभी ने आज ऐसा किया, आज ये किया, वो किया, आज हमें ऐसा डाँट दिया, ऐसा बोल दिया, वगैरह-वगैरह। और और तीसरा काम करती है कि वो तरह-तरह की बातें बना-बना के अपनी खुद की भाभी को दबाती है। अब इससे क्या होता है कि लिहाज़ा वो एक साथ 3-3 काम कर रही होती है। मियाँ-बीवी के दरमियान गलत फ़हमियाँ पैदा करती है, उसको करने के लिए वो 3-3 काम करती है। ऐसी बात कह देती है कि खाविन खामख़ा बीवी से क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। ऐसी बात कर देती है कि उससे आने वाली लड़की को भरी महफ़िल में शर्मिंदा करती है। यानी अपनी भाभी के सामने, मसलन कोई रिश्तेदार वग़ैरह आए हैं,
कोई इस तरह की बात हुई है। तो ये जो ननन जो होती है शौहर की बहन, वो इस तरह की बात कर देती है कि सबके सामने उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। उसकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के पेश करती है। गोया माँ बेटी का ताउन, माँ और बेटी तो एक हो जाते हैं और बहू के खिलाफ एक महाज बना देते हैं कि ये दोनों मिलके एक पूरा महाज खड़ा कर देते हैं। बहू को यूं नजर आता है कि अब जब इस तरह का मामला होता है तो अब जाहिर सी बात है दोनों मिलके अगर वो शौहर को कान भरेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से आगे शायद शौहर भी, तो ये दोनों की तरफ से प्रेशर में आती है। तो या तो ऐसे मौके पर बहू क्या करती है कि अपनी क्या कहते हैं ननन की जो भी खराबियां देखती है, बुराइयां देखती है, उसको इग्नोर कर जाती है, बताती नहीं है। और आमतन औरतें क्या कि देखो जरा बहन पे नजर रखो, वो इस टाइम पे फुला फुला टाइम में रात को देर तक बात करती है, तो देखो क्या मसला है, जरा इस तरह की बातें करती है अपनी शौहर के साथ। लेकिन जब इस तरह का प्रेशर उस पर पड़ता है तो फिर वो खामोश हो जाती है। या ये फिर वो क्या कहती है कि अब यहाँ तो ऐसा मसला है, मेरी निजात तो इसी में है कि यहाँ से मैं घर से यहाँ से चले जाऊँ। तो वो अपने शौहर को भी प्रेशर करती है कि मुझे यहाँ से अलग ले चलो, अलग कमरे में, अलग रूम में रहूंगी, अलग मकान में रहूंगी, इनके साथ नहीं रहना, या फिर मुझे अपने माँ के घर पे छोड़ के आ जाओ। तो फिर यहाँ मामला होता है। तो एक तरफ माँ बहन, अब शौहर इस वक्त क्या होता है, शौहर की हालत भी अजीबोगरीब होती है कि बाद मर्तबा क्या होता है कि बीवी बेचारी मोहब्बत करने वाली होती है, नेक नमाज़ी होती है, खूबसूरत भी होती है, घर बसाना भी चाहती है। म म लेकिन उसके पास आता हूँ तो मुझे मोहब्बत भी देती है, शौहर सब कुछ बोलता है, लेकिन खाविन का जी चाहता है कि मैं अभी अपनी बीवी को जितना खुश रखूँ, वो भी रखती है, सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ एक तरफ माँ और बहन हो जाते हैं, एक तरफ बीवी का मसला होता है। अब यहाँ शौहर का हाल ये होता है कि बिल्कुल बीच में सैंडविच की तरह बेचारा पिसता है। तो अब यहाँ पर उसको अलग-अलग तरीके से शिकायतें मिलती है। माँ-बहन मिलके शिकायत करते हैं कि ये अजीबो-गरीब रिपोर्टें देती है और कहती है उसको पकाना आता नहीं है, ना घर की साफ-सफाई करनी आती है। पता नहीं माँ-बाप ने कैसे उनको यहाँ पाल के बड़ा कर दिया, कहाँ से ये गँवार यहाँ उठ कर आके चली गई। तो ऐसी सूरत-ए-हाल बन जाती है, अजीब-सी सूरत-ए-हाल होती है घर की, अजीब-सी सिचुएशन होती है। तो इस वक़्त पर मसला थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। बहू की तरफ से झगड़े के क्या असबाब होते हैं? ये तो हो गए ननन के। अब जो आने वाली जो लड़की होती है उसकी तरफ से झगड़े के असबाब क्या होते हैं? नंबर 1 उसके 3 असबाब आमतन होते हैं, 3 असबाब। एक तो ये कि बेचारी ये जो आमतन जो शादी करके लड़की आती है, तो देखा तो ये गया आमतन जो कहा जाता है, बल्कि इस वक़्त तो यही कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन का ज़माना है। लोग हर कोई चाहता है कि मेरी औलाद पले और बड़े भी हो और स्कूल वगैरह ग्रेजुएशन भी हासिल करे। तो 16-17 साल की उम्र तक तो स्कूल की पढ़ाई करती है। तो आप मतलब वो नातजुर्बाकार होती है। घर कैसे चलाना होता है, भोली-भाली सी होती है, उसको इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लड़ाई-झगड़ों का पता ही नहीं होता। उसने तो घर में बाप की मोहब्बत पाई होती है, बाप की शफ़क़त पाई होती है, भाइयों की मोहब्बत पाई होती है, माँ की ममता पाई होती है। इन मोहब्बतों के माहौल से निकल कर एक नए घर में आती है। तो वो क्या करती है, तवक्कुआत भी वैसी रखती है कि यहाँ जब मैं नए घर में आई हूँ, तो यहाँ मेरे जो ससुर साहब हैं, वो मुझे बाप की जगह दे देंगे और मेरी जो सास है, वो मुझे माँ की जगह दे देंगी। मेरे बहन जो है, वो यहाँ मेरी ननद जो है, वो मुझे वो और शौहर तो मेरा अपना ही है, वो तो मुझे अपनी जी से लगा के रखेगा। तो कई मर्तबा क्या होता है कि तवक्कुआत कुछ ज़्यादा होती है, मगर वहाँ जाके सूरत-ए-हाल कुछ और नज़र आती है। और कभी-कभी क्या होता है कि वो कई मर्तबा तवक्कुआ के मुताबिक होती है और कई मर्तबा तवक्कुआत के गैर मुताबिक होती है, गैर मुखालिफ होती है। अब लिहाज़ा ये जो नातजुर्बाकार भोली-भाली सी जो लड़की होती है, वो नए घर में आकर बहुत सारी गलतियाँ करती है। ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी गलतियाँ होती है। खाने पकाने में महारत नहीं होती, मेहमान नवाज़ी का इतना बेचारे को पता नहीं होता। अभी तो घर पे साइकिल लेके घूमती थी, 14-15 साल की उम्र में, 16-17 साल में, 2 साल के 18 साल की उम्र में निकाह हो गया। तो क्या मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करते हैं, कैसे दस्तरख़्वान लगाते हैं, कैसे उनकी क्या कहते हैं, आने वाले मेहमान औरतों से कैसे बात की जाती है, रिश्तेदारों से कैसे बात की जाती है, उसका कुछ अता-पता होता नहीं बेचारी को। माँ-बाप के घर में तो पढ़ने लगी रहती है, अपने कामों में लगी रहती है, घर के कामों में ताउन वग़ैरह होता नहीं है इतना। चुनांचे यहाँ आकर फिर ये सूरत-ए-हाल बहुत सख्त हो जाती है। और फिर उम्र भी छोटी होती है, उसको इतना भी पता नहीं होता मुझे यहाँ आकर किस तरह बच-बच के अपने आप को निकालना है, कैसे रहना है।
तो ये भी सब पता नहीं होता। कोई ना कोई बात फिर उससे ऐसी सरजद हो जाती है, फिर उसके एक लफ्ज़ को पकड़ के वो कोई बात ऐसी कर देती है, उसके एक लफ्ज़ को पकड़ कर फिर उसके वो पूरी दास्तान बनाई जाती है। और फिर उस बहू के ज़हन में ये बात भी होती है कि मेरी शादी यहाँ हुई है, निकाह हुआ है, मैं बेटे की हैसियत से यहाँ आई हूँ इस घर में, तो फिर वो लौंडी बन के, मैं गुलाम नौकर बन के तो नहीं आई हूँ। तो वो तवक्कुआ भी उसी हिसाब से रखती है, कहीं मैं भाग कर तो नहीं आई हूँ। तो तवक्कुआ क्या करती है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे यहाँ इज़्ज़त मिले, मुझे यहाँ बेटी की निगाह से देखा जाए। और खाविन के बारे में उसका ज़हन में ये होता है, खाविन तो बस मेरा ऐसा हो कि आमीन कहने वाला हो। मैं कहूँ कि आप ये कर दो तो वो यस कह दे, हर सवाल के जवाब में मुझे यस मिले, इस तरह का मसला होता है। तो बाज़ औक़ात बहू के ज़हन में ये खतरा होता है, या बाज़ मतलब ऐसा भी होता है कि ये बहू जो होती है ना, उसके ज़हन में खतरा होता है। सहेलियों ने मिसगाइड किया होता है या माँ-बाप ने मिसगाइड किया होता है कि देखो तुम ससुराल जाकर एक दफ़ा दब गई तो सारी उम्र दबा के रखेंगे। लिहाज़ा वो भी अपने हुकूक की जंग लड़ना शुरू करती है फिर यहाँ से, और छोटी-छोटी बातों में अपने मैके पे आके तज़किरा करती है। कभी बहन के साथ, कभी माँ के साथ। अब इधर बहन और माँ उसके मशवरे देती है और फिर वो ससुराल में रिमोट कंट्रोल के खिलौने की तरह खेल खेलती है। जब यहाँ की कुछ बातें वो मिर्च मसाला लगा के वहाँ अपनी माँ को पहुँचाती है, अपनी बहनों को पहुँचाती है, फिर वहाँ से उसकी मिसगाइड होती है और फिर यहाँ रिमोट कंट्रोल की तरह वो यहाँ पर उसके साथ खेल खेलना शुरू होता है। ये सारी जो सिचुएशन जो है ना, वो नापसंदीदा है। तो आमतन जो लड़की जो होती है ना, जो शादी करके आती है, उसकी तरफ से जो गलतियाँ होती हैं, वो क्या है कि एक तो नातजुर्बाकार होती है, तो उसको चाहिए कि अपने माँ के यहाँ कुछ वक़्त गुज़ार के तजुर्बा भी सीख ले, रोटी बनाना, खाना बनाना, कुछ मख़सूस 2-4-5 डिशें बनाना सीख ले। फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी है वहाँ तजुर्बे करने के लिए। नंबर 2, कि उसके ज़हन में ये बात होती है कि मैं यहाँ आई हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं लौंडी तो नहीं हूँ, मेरे शौहर बारात लेके मुझे लेने आए थे, मेरे ससुराल वाले मुझे लेने आए थे, कोई मैं भाग कर तो नहीं आई हूँ। तो ये भी उसका तो इज़्ज़त चाहती है। अब वो जगह नहीं मिलती है तो उसको पाने की कोशिश करती है। और तीसरी बात, बाद दफ़ा सहेलियों की तरफ से या माँ-बाप की तरफ से मिसगाइड होती है कि आप एक मर्तबा दब गए तो ज़िंदगी भर दबाएँगे, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं, तो इतना 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 प्यार बहाती है, इतना प्यार करती है अपने घरवालों से कि फिर वो घरवाले उसके बगैर अपनी बेटी को याद नहीं करते, लेकिन बहू को याद करते हैं। ऐसे भी घराने मिले हैं। अब यहाँ पर असबाब का निचोड़ क्या है? देखो, अब ये सारे असबाब हमने 3 असबाब 3 तरह के लोगों के असबाब पढ़े, समझे, सुने। सास के झगड़े के असबाब सुने, ननद के झगड़े के असबाब सुने, और अब तीसरे नंबर पे बहू के झगड़े के असबाब भी हमने सुन लिए। अब हम जब इसका सर्वे करते हैं, इसमें जब डीप में उतरते हैं तो पता चलता है कि हर कोई खुदगर्जी की जंग लड़ रहा है। हर कोई क्या कर रहा है? खुदगर्जी की जंग लड़ रहा है। यूँ लगता है जैसे तमाम उजवा साम, तो इसका मतलब ये होता है कि हर कोई अपने डिफेंस के लिए लड़ रहा है। देखो, सास के अंदर मैंने 5 चीज़ें बयान की, तो वो अपने मफादात, उसको अपने मफादात चाहिए, मेरा बेटा मेरे सामने हो, मेरे बेटे के दिल में मेरी ही मोहब्बत हो, बहू उसके दिल में ना समा जाए, उसकी कमाई पे मेरा हक हो, बात एतिमादी खामखा की करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बहू सास की तरफ से होती है, वो अपने खुद के मफादात के लिए होती है। नंबर 2 पे ननद, उसको ये महसूस होता है कि अब घर में हमें देखने वाला कोई और भी आ गया जो पराया है। बाद मर्तबा आपने देखा होगा कि घर में छोटा भाई है, बड़े भाई का निकाह हो गया। अब छोटे भाई का कोई फ़ॉल्ट अगर बड़े भाई के सामने आ गया, तो माँ उसको कहती है, देखना बीवी को बताना नहीं, कहीं हमारे बेटे की वो फ़ॉल्ट लोगों में पता चल जाएगा, तो लोग उससे मंगनी नहीं करेंगे। इस तरह की बातें भी हो जाती है। तो ये है, तो हर कोई अपनी मफ़ादात की जंग लड़ता है। ये ननद जो झगड़ा करती है और जो खामखा की रंजिशें पैदा करती है, वो अपने फ़ायदे के लिए कि मेरी बातें लीक ना हो, भाभी यहाँ हमसे दबी रहे जब तक हम यहाँ हैं, वगैरह-वगैरह। अब जब ये अपने अपने ससुराल में जाती है ये ननद, तो वहाँ भीगी बिल्ली, और जब यहाँ आती तो हुकूमत करती है, ये लाओ, वो लाओ, मैं कुछ काम-वाम नहीं करूँगी, घर में ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, पता नहीं क्या-क्या। तो ये ननद की तरफ से भी अपने मफ़ादात होते हैं। नंबर 3 में बहू है, तो बहू का भी ये मामला होता है कि उसको लगता है कि मुझे इज़्ज़त नहीं मिलेगी, या मैं यहाँ कोई लौंडी और गुलाम नौकर बन के नहीं आई हूँ, मैं अपने शौहर के दिल में रहती हूँ, वगैरह-वगैरह। तो ये उसको ये सॉल्यूशन, ये डर होता है कि कहीं मैं दब गई एक मर्तबा, बगैर बगैर किसी काम के, तो ये ज़िंदगी में मुझे दबाते रहेंगे। तो ये सारी खामखा के खदशात होते हैं, उसकी वजह से भी ये सारे झगड़े होते हैं। अब यहाँ पर असल जो जो रोल जो असल जो रोल है, वो है मर्द का रोल।
अब यहाँ जो काम करना होता है वो काम करना होता है ससुर को। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ससुर की होती है। वो घर का बड़ा होता है, वो अपनी बीवी को बीवी भी समझता है, बेटी को भी समझता है। लिहाजा आने वाली लड़की को एडजस्ट होने दे पहले, उसको मोरल सपोर्ट करे, उसको बैकअप सपोर्ट करे, सहारा दे, कि ताकि वो बच्ची महसूस करे कि मेरे सर के ऊपर कोई है, कोई साया है। अब वो अपनी बीवी को समझाए ये शौहर कि देखो प्यारी, जब तुम पहली मर्तबा अपने इस घर में आई थी तो तुम्हारे साथ भी ये सब सिचुएशन थी, तो आपने क्या किया था उस वक्त? आप भी यही सोचती जो एक बहू आने वाली सोचती है। आपको उस कंडीशन में जाके अपने आप को मामला हल करना है। इसी तरह अपनी बीवी को समझाएं, देखो आपकी आप जब यहाँ मेरे घर में आए, जो मेरी भी बहनें थी, तो मेरी बहनें आपके खिलाफ बातें करती थी, नहीं करती थी? करती थी। तो आप उसको आपको कैसा लगता था? तो आप ये चाहते थे कि काश कि मेरा कोई सपोर्ट करे और इन ननद से मेरा मुकाबला कोई करे, तो फिर मैं आपके सामने आ जाता था। तो आज भी यही समझिए, इसकी भी यही कंडीशन है। तो ऐसे मौके पर ये एक क्या कहते हैं, ससुर का ये हक होता है कि वो ऐसे मौके पे हाथ संभाले, मैदान संभाले, और हर एक को, चूंकि वो समझता है तो हर एक को कंट्रोल करे। अब होता क्या है कि आम वतन जो हमारे ससुर साहब जो होते हैं वो तो बिजनेस में होते हैं, या पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है और किस तरह डर जाते हैं कि अपनी बीवी के सामने कुछ बात नहीं कर सकते। वो जो कहती है वही हाँ 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 करते रहते हैं, हाँ नहीं ये सही है, बीवी जो कहे वो सब सही, और बहू का मामला पूरा खराब नजर आता है। तो असल बात ये है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहने की तालीम को आम करें। हर कोई आदमी अपनी कंडीशन को उस कंडीशन के साथ रख के देखे कि अगर इस तरह मेरे साथ होता तो क्या होता, इस तरह मैं होता तो क्या होता, वगैरह वगैरह। अब यहाँ असबाब का सद्देबाब क्या है, जो जितने भी झगड़े के असबाब है उसके हम कैसे हम कंट्रोल करें। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बात करते हैं इस मामले में कि झगड़े तभी खत्म होंगे जब हर बंदा अपनी मखसूस जिम्मेदारियों को पूरी करे, पूरी करने की कोशिश करे। देखो एक एक बड़ा वलीमा होता है, उसमें खाना तकसीम करने का एक निज़ाम होता है। अगर उसमें कोई निज़ाम नहीं है, मिसाल के तौर पे जो पानी देने वाला है वो चावल भी तकसीम कर रहा है, जो चावल तकसीम करने वाला है वो सालन भी तकसीम कर रहा है, जो सालन तकसीम करने वाला है, शोरबा वगैरह देने वाला है, वो मीठा भी तकसीम कर रहा है, मेहमानों को भी देख रहा है, तो फिर यहाँ गड़बड़ होती है। होना तो ये चाहिए था कि पानी वाला एक अमला अलग हो, वो सिर्फ पानी तकसीम करे, जिसको भी प्यास लगे वो पानी देखे, वही पानी पहुंचाए। चावल तकसीम करने वाला अमला अलग हो, दाल चावल और रोटी जो भी है सब तकसीम करने वाला अमला अलग हो। तो हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर निभाता है तो फिर यहाँ गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि पूरा चूचू का मुरब्बा बन जाता है। अब देखिए सास की जिम्मेदारी क्या है। सास की जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि सास अपने बड़ेपन का सबूत दे कि वो घर की बड़ी है, समझदारी से काम ले कि वो घर की बड़ी है, उसकी हैसियत क्या है। चुनांचे उसकी इज्जत और एहतराम है, उसका एहतराम, बड़ों को बड़ा ही बन के रहना चाहिए। जब सास बड़ी है तो उसको बड़ों को तो बड़ा बन के रहना चाहिए। तो सास को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आने वाली जो लड़की को प्लास्टिक का खिलौना नहीं है, बल्कि वो क्या है, जीता जागता इंसान है। मैंने खुद उसको पसंद किया अपने बेटे के लिए, और मैं खुद चल के उसकी मंगनी लेने के लिए गई और देखा और बातचीत हुई। अब ये आ गई है तो ये इंसान है, तो यकीनन उसके अंदर खूबियां भी होंगी और उसके अंदर खामियां भी होंगी। तो जहां आप खूबी को कबूल करते हैं वहां आपको खामियों को भी कबूल करना पड़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से उसकी इस्लाह करेंगे। अब जैसे आई धड़ल्ले से फौरन चालू हो गया तो ये है वो है, तेरे माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरे बाप ने ये नहीं सिखाया, अब आप सीधा बाप और माँ पर चढ़े जाते तो फिर जाहिर सी बात है फिर ब्लास्ट होगा बड़ा। नंबर 2 पे जो खास बात है जो सास को करनी चाहिए, बहू और बेटे को इक्वल, दोनों को बराबर समझे। वो किसी ने कहा बेटी का दर्द दर्द और बहू का दर्द बहाना। बड़ा अजीब बात है इसके अंदर, आप सोचिए, बेटी का दर्द दर्द, बहू का दर्द बहाना। यानी जब बेटी कहे माँ मुझे सर में दर्द है, मैं आज काम नहीं कर सकती, ठीक है बेटा सो जा, और अगर बहू ये बात कहती है तो फिर उसको तो क्या कहती है, बस बहाने करने हैं, इसको काम नहीं करना है इसलिए। तो जैसे अपनी बेटी की खामियां होती है तो माँ सब्र के साथ उन खामियों की इस्लाह में लगी रहती है, और फिर बहू के लिए कुछ क्यों ये समझती है कि एक दिन में ये ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू भी उसकी बेटी ही की हम उम्र है, उसकी बेटी ही की तरह है। तो जो रवैया सास अपनी बेटी के साथ रखती है,
अगर वही रवैया अपनी बहू के साथ रखे तो घर के झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मुसीबत यहाँ होती है कि बेटी वही गलती करे तो उसको छुपाती फिरती है, उसको कहती है नादानी है, भूल से हो गई। वही गलती अगर बहू करे तो उसको पूरे गांव में, पूरे बाजार में गाती फिरती है कि ये तो ऐसी है, वे तो वैसी है। तो फिर अब होगा, अब इब्तिदाई दिनों में उस बच्ची, आने वाली बच्ची को गलतियों से कुछ दरगुजर करना चाहिए था, थोड़ा उसको मौका देना चाहिए था, उसको एडजस्ट होना देना चाहिए था, लेकिन आप उससे पहले ही चालू हो गए, तो फिर मामला यहाँ खराब होता है। नंबर तीसरी बात जो है ना, सास की बुनियादी गलती क्या होती है? सास की बुनियादी गलती ये होती है कि जब बहू को तलाश करने जाती है तो खाली उसका मुखड़ा, उसका रूप और हुस्न देख कर के उठा के ले आती है, ताकि पूरे मोहल्ले में कहती फिरे मैंने अपने बेटे के लिए बहुत खूबसूरत हूर परी लेके आई हूँ। हालांकि मसला ये है कि ये ध्यान में रखे कि सिर्फ वलीमे के दिन बहू की शक्ल देखी जाती है, सिर्फ वलीमे के दिन बहू की शक्ल देखी जाती है, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसकी अक़ल देखी जाती है। ये बात ध्यान रखें। तो उस पर तवज्जो जाती नहीं है। जिसको एक दिन देखना है उस पर तवज्जो जाती है, और जिसको बहुत लंबे ज़माने तक देखते रहना है उस पर अक़ल की तरफ तवज्जो जाती नहीं है। अब फिर ये न तालीम देखती है, न उसके अख़लाक देखती है, फिर उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाती है। ये भी मामला होता है बाज़ मर्तबा। दूसरी ख़ास बात ये है कि बहू की गलतियों पे दरगुज़र करें। यानी क्या, सास की एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो इब्तिदाई चंद दिनों में घर की बहू बहू जो आई है, उसके अंदर जो कुछ कमियाँ वग़ैरह होने हैं, तो उसको इग्नोर करे। पहले उसको एडजस्ट होने दे। अपनी गलतियों से उसकी उसकी गलतियों को दरगुज़र करे। नई जगह पे इंसान जाता है बाज़ मर्तबा, तो वहाँ के तौर-तरीक़ मालूम नहीं होते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। लिहाज़ा उसे चाहिए कि इब्तिदा में अगर लड़की गलतियाँ भी करे, तो उसे दरगुज़र से काम लेना चाहिए, और यही समझे कि ये चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह जब ये सेट हो जाएगी, तो फिर उसको मैं समझा लूँगी, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, बेटा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, इस तरह। तो ये बात भी है सास की ज़िम्मेदारी। बड़ापन का एहसास पैदा करे, ऐसा नहीं एक ही मर्तबा देखे और फट पड़ी कि ये है, वो है। नहीं, ये बड़ों की अलामत नहीं है। उसके बाद एक अहम ज़िम्मेदारी है कि बहू को खुशी से घर की ज़िम्मेदारी सुपुर्द करें। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको सलाहियत रखी होती है, उनको हुनर होता है खाना पकाने का, मेहमानों को मेहमान नवाज़ी करने का, लेकिन ये बच्चाई समझती है, इसको क्या आएगा, इसको क्या आएगा? कभी-कभी अपनी तरफ से उसको कहें कि देखो, हर मर्तबा बेटा पूछ-पूछ के पकाते हो, कभी अपने दिल से भी पका लिया करो। यानी उसको आज़ाद रखें आप, उसको हर मर्तबा अपने ताबे पकड़ के ना रखें, उसको आज़ाद ट्रेनिंग दें। कल उठ के अपने शौहर का घर उसको सँभालना है, तो वहाँ पे किसको पूछने जाएगी? तो क्या है कि अपने, जैसे कि आमदन क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ बता, खाना पकाने का मसला है, तो ज़रूरतें तो हर रोज़ सा ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ सास से पूछे और कि आज क्या पकाए, आज क्या पकाए। कभी सास यूँ भी कह दे कि देखो आप अपनी मर्ज़ी का खाना पका लो, तो उसको थोड़ा इख्तियार मिलेगा, तो उसका दिल खुश होगा। और ये ज़िम्मेदारी सास की बनती है कि अब आने वाली लड़की को हँसी-खुशी ज़िम्मेदारी सौंपे, बोझ बना के नहीं, बोझ बना के नहीं। तो साथ ये भी सोचे कि जब बहू बन के आई, जब ये भी बहू सोचे कि जब मैं बहू बन के आई थी, तो उस वक़्त मेरे जज़्बात क्या थे? वो भी ये तसव्वुर करती थी कि अरे हमें कुछ काम तो दो, हमें रोटी बनाने के तो दो, हम हमें मौका तो दो अपने हुनर दिखाने का। ज़ाहिर-सी बात है, अब उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती है, आप उसको मौका ही नहीं देते, तो फिर यहाँ भी मिसमैच होता है। और एक ख़ास बात ये है कि हर वक़्त तनकीद से बचें। सास का एक काम ये है कि नीयत हमेशा अच्छी रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियत की वजह से घर का माहौल खुशगवार बना देते हैं। हर बात पर बहू को काटने नहीं दौड़ना चाहिए, और हर बात पे तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। ये तो ना ये तो कोई बात ना हुई कि गलती उसकी जब गलती हो गई बहू की तरफ से, तो आपने उसकी मिट्टी पलीत कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी, सबके सामने उसको रुसवा किया। और अच्छे अगर कोई काम करते तो उसको आप नज़रअंदाज करते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि बहन को बेटी की बहू बना कर लाई। बाद मर्तबा ऐसा भी होता है कि अपनी बहन की बेटी को बहू बना के लाती है, भाई की बेटी को बहू बना के लाती है, तो करीबी रिश्तेदार बेटी को बहू बना के लाती है। लेकिन झगड़े अब क्या होता है कि जैसे वो लड़की घर आती है, तो उसके साथ झगड़े वाला मसला शुरू हो जाता है। तो किसी दिल जले शायर ने बड़ी अजीब बात कही है, जब तक बहू कुँवारी सास गई वारी, जब तक बहू कुँवारी सास गई वारी, बहू का आया डोला, सास को लगा गोला। ये किसी शायर ने कहा है, ऐसे मिजाजिया शेर है कि जब तक अपने भाई की बेटी कुँवारी थी, उसको देख-देख के मुस्कुराती थी, देखो हमारे घर की बहू बनने वाली है, बहुत प्यारी, कितना अच्छा काम करती है, देखो
पूरा जब हम भी उनके घर पे जाते हैं तो पूरा यही संभालती है, कितनी प्यारी है, इस तरह की बातें करती है। लेकिन जब वही बच्ची जो कल उसकी भांजी थी या भतीजी थी, जो भी थी, अब आज अपने घर में जब उसकी डोली जब आई है, शादी होकर जब आई है, तो अब उसको बहू को सास को क्या लग गया, गोला लग गया। तो अपनी भतीजी को, अपनी भांजी को, इतनी करीबी सहेली की बेटी को लेकर आती है, और जैसे ही वो घर की बच्ची घर में कदम रखती है, तो बस उसकी गलतियाँ देखना शुरू कर देती है। तो सास को चाहिए कि इस मौके पर अपने बड़ेपन का सबूत दे और बच्ची को एडजस्ट होने दे, उसको सेटल होने दे, हर मुमकिन ताउन करे उसमें। अगर अपनी बेटी भी उसकी शिकायत करे तो बेटी को समझा-बुझा कर, डाँट-डपट कर खामोश कर ले, मगर घर के अंदर खामखा माहौल पॉल्यूट न होने दे, माहौल को खराब ना होने दे। ये बहू की ज़िम्मेदारियाँ है, सास की ज़िम्मेदारियाँ है कि आने वाली बहू को कैसे डील करना है, कैसे उसके साथ रहना है, कि वो जब यहाँ सेटलमेंट हो जाए तो उसके अंदर भी फिर उसको भी एहसान महसूस होता है औरत को। मेरी सास ने मुझे ये भी होने दी है, ये भी नहीं होने दिया, कभी मैंने ये किया तो उस वक़्त भी कुछ डाँटा नहीं। तो इस वक़्त ऐसे अगर सास अपने बड़ेपन का सबूत देती है, एहसास से ज़िम्मेदारी निभाती है, तो फिर अल्लाह-ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक तरफ का मामला हल हो जाएगा। अब जब यहाँ पहला जो मरहला है, पहली सीढ़ी अगर आदमी चढ़ लेता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पे पड़ेगा, तो वहाँ भी उसका मामला हल हो जाएगा, फिर तीसरी सीढ़ी पे पड़ेगा, वहाँ भी मामला हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह कल के सबक में हम बहू की ज़िम्मेदारियाँ समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें बहुत सारी पॉइंट की बातें भी इंशाअल्लाह आएगी, जिसको हम नोट करेंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है ये बातें अगर हम ज़हन में रखेंगे, तो अपनी आने वाली जो ज़िंदगी, जो हमारी ज़िंदगी ससुराल वाली ज़िंदगी कही जाती है, उसके अंदर भी हम इंशाअल्लाह कहीं गिरेंगे नहीं, कहीं कहीं पड़ेंगे नहीं, और आफ़ियत के साथ अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देंगे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इंशाअल्लाह